हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हमने एंशंट इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत की है और हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हम सिर्फ ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से नहीं बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस को लगता था कि इंडिया की सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो आर्यंस के आने से हुई, लेकिन हड़प्पा की डिस्कवरी ने पूरे इंडियन हिस्ट्री को रीराइट कर दिया। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना? इसने प्रूव किया कि इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन से भी पहले एक अर्बन, साइंटिफिकली प्लान्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ एक हिस्ट्री चैप्टर नहीं है, ये इंडिया के सिविलाइजेशन की रूट्स है। यूपीएससी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? यूपीएससी को हड़प्पा काफ़ी पसंद है क्योंकि ये बहुत एक मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इवन गवर्नेंस और सोशियोलॉजी के भी कुछ पॉइंट्स हैं हमको देखने को मिलते हैं, है ना? मेंस के पर्सपेक्टिव से अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इकोनॉमी और कंटिन्यूटी की डिबेट आती है। वहीं अगर थोड़ा ऑप्शनल में आ जाएँ तो हिस्टोरियोग्राफी, आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, स्कॉलरली डिबेट्स और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सबसे पहले जो है वो टाइमलाइन समझना बड़ा ज़रूरी है। दिस इज़ द मैप यू कैन सी। सबसे पहले जो है टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑलमोस्ट 3000 साल की ग्रेजुअल डेवलपमेंट का रिजल्ट है, एक दिन में नहीं बनी है कोई सिविलाइजेशन। ठीक है? स्टार्टिंग होती है 7000 बीसीई मेहरगढ़ से, जहाँ पे अर्ली फार्मिंग के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। 5500 के आसपास नियोलिथिक विलेजेस देखने को मिले हैं और वहीं 3200 के आसपास हमारा अर्ली हड़प्पन जो है वो शुरुआत हो जाती है उसकी। और 2600 के आसपास में मैच्योर हड़प्पन आ जाता है ना? और 1900 के आसपास में अर्बन डिक्लाइन देखने को मिलता है और 1300 बीसीई तक हमको लेट हड़प्पन देखने को मिलता है ना? व्हाट एग्जैक्टली वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन? था क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन? सिंपल लैंग्वेज में इमेजिन इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। हड़प्पा वही थी, लेकिन सिर्फ एक सिटी नहीं, ये हंड्रेड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिटीज का नेटवर्क था। Harappan civilization was planned, standardized, trade based, urban, Bronze Age, as well as scientifically organized. यूपीएससी का कीवर्ड है फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ साउथ एशिया। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अर्बन रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब विलेज ट्रांसफॉर्म होकर सिटीज़ बनने लगते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फेमस आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने एक्सप्लेन किया है। उनके अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन तब बनती है जब फूड सरप्लस हो, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, राइटिंग हो, ट्रेड हो, टैक्सेशन हो और सिटीज़ हो। और हड़प्पा इन ऑलमोस्ट सब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हड़प्पा इज इक्वल्स टू अर्बन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हड़प्पा लोकेटेड कहाँ कहाँ है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हड़प्पा सिर्फ इंडस वैली के पास में है। एक्चुअली नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, इसलिए इसका एरिया इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों से बड़ा था। इट स्प्रेड्स अक्रॉस पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, है ना, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इवन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ जम्मू। इसलिए मॉडर्न हिस्टोरियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन टर्म जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइट्स इंडस वैली के बाहर भी मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम 4 ग्रेट ब्रॉन्ज एज के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा दुनिया की सिर्फ एक सिविलाइजेशन नहीं थी। उस टाइम वर्ल्ड में 4 मेजर सिविलाइजेशंस थी। इजिप्ट सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नाइल नदी के किनारे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे, चाइना हुआंग के किनारे और हड़प्पा इंडस सिस्टम के पास। नोटिस ये करो कि सब रिवर के पास डेवलप हुई। व्हाई? Because the river means water, water means agriculture, and then agriculture means food and population, and then cities. Why rivers were so important? Ancient world में irrigation pumps नहीं थे, electricity नहीं थी, canals नहीं थे, rainfall uncertain थी और river ही life थी। रिवर प्रोवाइड करती थी वाटर, फर्टाइल सॉइल, ट्रांसपोर्ट, फिश, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें, ट्रेड रूट्स। इसीलिए ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन रिवर वैली में डेवलप हुई। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। 1920 से पहले हिस्टोरियंस क्या सोचते थे? उनके अकॉर्डिंग आर्यंस जो हैं वैदिक एज शुरू करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन वहाँ से शुरू होती है। हड़प्पा ने बोला नहीं, सिविलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और वो भी अराउंड 2600 बीसी से तक, यानी वैदिक पीरियड से काफ़ी पहले। ये लिटरली हिस्ट्री रीराइट हो गई इससे। डिस्कवरी की टाइमलाइन देखते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एग्जीवेट किया।
हड़प्पा प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। ये फर्स्ट साइट थी, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा से पड़ा। 1922 में राखल दास बनर्जी, जिनको आर डी बनर्जी भी हम बोलते हैं, आर डी बनर्जी भी बोलते हैं, उन्होंने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया। मोहनजोदारो का मतलब है माउंट ऑफ द डेड, सिंधी लैंग्वेज का वर्ड है मोहनजोदारो, है ना। 1924 में सर जॉन मार्शल, है ना, मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इंडिया पोजेसेस अ सिविलाइजेशन एज ओल्ड एज इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। ये अनाउंसमेंट दुनिया के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि पहली बार इंडिया को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में प्लेस किया गया। वाई वॉज दिस डिस्कवरी रेवोल्यूशनरी? इतनी बड़ी बात क्या हो गया, है ना। वाई वॉज दिस डिस्कवरी रेवोल्यूशनरी? डिस्कवरी से पहले हिस्टोरियंस बिलीव करते थे आयरन वाला वही चीज़। डिस्कवरी के बाद में अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पा तक चली गई, मतलब मेच्योर हड़प्पन 2600 BC के टाइम से ही हमको देखने को मिलता है। डिफरेंस ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स का, एंड ये एक ह्यूज चेंज था। यहाँ पे अगर ऑप्शनल के लिए हम देखें तो बिफोर डिस्कवरी थियरी आती है आर्यन बॉट सिविलाइजेशन टू इंडिया ब्रॉट। आफ्टर डिस्कवरी रियलाइजेशन हुआ कि सिविलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इसलिए आर्यन सेंट्रिक हिस्ट्री जो है वो कोलैप्स हो गई। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरियोग्राफी की थोड़ी सी बात करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री लिखने का हिस्ट्री। सेम एविडेंस को डिफरेंट हिस्टोरियंस अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हड़प्पा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अर्ली जो कॉलोनियल हिस्टोरियन है, वो इनिशियली ब्रिटिश जो स्कॉलर्स थे उनका बिलीव था कि इंडिया खुद एडवांस सिविलाइजेशन डेवलप नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हड़प्पा मस्ट हैव कम फ्रॉम मेसोपोटामिया। ये डिफ्यूजन थियरी थी। लेटर आर्कियोलॉजिस्ट बाद में एग्जीबिशन बढ़े, न्यू साइट्स मिले, मेहरगढ़ मिला, कोटदीजी मिला, है ना, सोथी कल्चर मिला, हाकड़ा साइट मिले। तब हिस्टोरियन को समझ आया कि डेवलपमेंट ग्रेजुअल थी, इम्पोर्ट नहीं हुई। अब वाई इज इट कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन? वैसे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन सिंपल रीज़न ये है कि हड़प्पा फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी, है ना। इस वजह से उसका नाम जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। सब फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट के नाम से हम मोस्टली सिविलाइजेशन के नाम रख देते हैं, ठीक है, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। देन वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? इनिशियली सिर्फ दो साइट्स मिले थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो, 1921 में, 1922 में, बाय आर डी बनर्जी एंड दयाराम साहनी। दोनों इंडस के पास में थे। हिस्टोरियंस ने नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाद में प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये थी कि जो न्यू डिस्कवरी थी वो राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, ये सब जगह, ये सब इंडस वैली के बाहर है। तो हिस्टोरियन बोले कि नाम गलत हो गया है, हेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन इज बेटर। आज तक 2000 से भी अधिक ज़्यादा हड़प्पन साइट्स आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा साइट्स इंडिया में हैं, स्पेशली गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब रीजन में। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का जोग्राफिकल स्प्रेड पाकिस्तान से काफ़ी आगे तक का था, है ना। अब वाई इज़ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन ओरिजिन स्टिल डिबेटेड? 100 साल से एग्जीबिशन चल रही है, फिर भी डिबेट ख़त्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न है हड़प्पा की स्क्रिप्ट, जो कि अनडिसाइफर्ड है। ये हड़प्पा की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इमेजिन तुम्हारे पास एक डायरी है, उसमें सब आंसर्स लिखे हैं, लेकिन लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है। हड़प्पा के साथ भी वही प्रॉब्लम है। हमारे पास सील्स, इंस्क्रिप्शन, सिंबल सब हैं, पर लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। कंपेयर अगर करें तो इजिप्ट में जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर्ड है, उन्होंने डिसाइफर कर लिया है। तो किंग पता चल गया, रिलीजन पता चल गया, हिस्ट्री पता चल गई। मेसोपोटामिया में भी डिसाइफर्ड है, तो वहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन, किंग लॉज, ये सब हम समझ सकते हैं। लेकिन हड़प्पा की स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड है। किंग अननोन, लैंग्वेज अननोन, लॉज अननोन, रिलीजन अननोन और पॉलिटिकल सिस्टम अनसर्टेन है। इसलिए हड़प्पा को कहा जाता है साइलेंट सिविलाइजेशन। ये खुद कुछ नहीं बोलती, सिर्फ आर्कियोलॉजी बोलती है ना। ओके, सिर्फ आर्कियोलॉजी बोलती है। अब आर्कियोलॉजी कैसे बताती है, पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है। सपोज़ एक हाउस मिला, उसमें बाथरूम है, ड्रेन है, वेल्स हैं, बर्न्ड ब्रिक्स हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट इन्फर करेंगे कि पीपल वैल्यूड हाइजीन, लेकिन सर्टेनिटी नहीं होती है। ये डिफरेंस है आर्कियोलॉजी और रिटन हिस्ट्री में। रिटन हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा सर्टेन होती है। चलिए दूसरा रीज़न पढ़ते हैं। दूसरा रीज़न है लिमिटेड एग्जीबिशन। एक और मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं पूरी हड़प्पा हड़प्पा जो है वो एग्जीबिट हो चुकी है। बिल्कुल भी नहीं। लार्ज पार्ट्स अभी भी ग्राउंड के नीचे हैं, और कई साइट्स मॉडर्न सेटलमेंट्स के नीचे हैं। वर्टिकल एग्जीबिशन की बात करें, एक केक इमेजिन करो, है ना, स्लाइस वर्टिकली अरेंज होती है, क्या दिखेगा? लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ऐसे ही होता है, ब्रेड्स लगी हुई होती है। क्रोनोलॉजी समझ आ जाएगी आपको। इसी तरीके से वर्टिकल एग्जीबिशन किया जाता है, लेकिन पूरा सिटी प्लान नहीं पता चलता।
हॉरिज़ॉन्टल एग्ज़िबिशन में क्या होता है, अब केक केक को ऊपर से खोलो, है ना? अब दिखेगा रोड्स, मार्केट, बिल्डिंग, प्लानिंग, ड्रेनेज, कंप्लीट सिटी। हड़प्पा में एक्सटेंसिव हॉरिज़ॉन्टल एग्ज़िबिशन बहुत कम हुई है, इसलिए कंप्लीट पिक्चर अभी भी मिसिंग है, ठीक है? ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है? ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि हड़प्पा सिविलाइज़ेशन क्या थी, ठीक है? पहले क्या लगता था हिस्टोरियंस को? क्या-क्या रीज़न हैं जिसकी वजह से हम इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, है ना? हमने मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन के बारे में देखा, वो किस रिवर्स पे हैं वो देखा। अब रिवर्स के आस-पास ही क्यों होती हैं ऐसी सिविलाइज़ेशन, इसका भी रीज़न हमने पढ़ा, है ना? आगे चलते हैं, आगे हम ओरिजिन थियरीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं एक दिन सडनली हड़प्पा बन गई। बिल्कुल गलत है। सिविलाइज़ेशन कभी भी ओवरनाइट नहीं बनती। एक सिविलाइज़ेशन बनने में हंड्रेड्स या थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे एक बड़ा banyan ट्री एक दिन में नहीं उगता। पहले बीज लगता है, फिर छोटा प्लांट आता है ना? फिर ट्रंक आता है, फिर ब्रांचेज़ और फिर जायंट ट्री बनता है। हड़प्पा भी एग्ज़ैक्टली वैसे ही इवॉल्व हुई। लेकिन हिस्टोरियंस डिसएग्री करते हैं कि बीज कहाँ लगा था। इसी वजह से ओरिजिन का डिबेट है। व्हाई इज़ दिस ओरिजिन स्टिल डिबेटेड? अगर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड होते तो डिबेट नहीं होती, है ना? हड़प्पा के लोग अगर लिख देते हमने ये सिविलाइज़ेशन यहाँ से शुरू की, तो क्वेश्चन खत्म। पर प्रॉब्लम ये है कि स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं हम लोग। इसलिए हिस्टोरियंस को इनडायरेक्ट एविडेंस यूज़ करना पड़ता है, जैसे पॉटरी, हाउसेस, सील्स, बरियल्स ये सब यूज़ करते हैं, है ना? और इन सबको देखकर थ्योरीज़ बनाई गई हैं। 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हड़प्पा ओरिजिन डिबेट को सिंपल ट्री की तरह याद रखो। द वेरी फर्स्ट इज़ डिफ्यूजन थ्योरी, द अदर वन इज़ इंडिजिनियस थ्योरी। हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पर थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट डिफ्यूजन थ्योरी। मेन स्कॉलर्स हैं वी गॉर्डन चाइल्ड, है ना? क्रमर एंड मॉर्टिमर व्हीलर। डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन का सबसे सिंपल मतलब है आइडिया या कल्चर का एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना। जैसे साइंस में हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं क्या होता है, वैसे ही डिफ्यूजन थ्योरी उसको कोरिलेट करती है। एग्जाम्पल पिज़्ज़ा इटली में बना, है ना? आज इतने में भी आज इंडिया में भी मिलता है। क्या इंडिया में ने पिज़्ज़ा इन्वेंट किया है? नहीं, बाहर से आया ना, आइडिया डिफ्यूज़ हुआ है। इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है? डिफ्यूजन थ्योरी हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि अर्ली ब्रिटिशर्स स्कॉलर्स का मानना था कि अर्बन सिविलाइजेशन का जन्म मेसोपोटामिया में हुआ है, बाद में ये इंडिया में आई, ठीक है? उनके हिसाब से हड़प्पा ने खुद सिविलाइजेशन डेवलप नहीं की, या तो मेसोपोटामिया में से जो लोग हैं वो माइग्रेट हुए या फिर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और प्लानिंग हड़प्पा को सिखा दी। अब व्हाई डिड अर्ली यूरोपियन स्कॉलर्स थिंक लाइक दिस? उनका ऐसे सोचना क्यों था? वो ऐसे क्यों सोचते थे? है ना? क्या वजह थी उनकी ऐसे सोचने की? ये सिर्फ़ आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, हिस्टोरियोग्राफी का भी क्वेश्चन है। अब 1900 यानी कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में यूरोपियंस में एक बिलीव था कि सिविलाइजेशन ऑलवेज़ स्प्रेड फ्रॉम वन एडवांस्ड सेंटर। इस थ्योरी को डिफ्यूजनिज़्म कहते हैं। उस टाइम हिस्टोरियंस को लगता था कि इजिप्ट से मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी बाकी सब सिविलाइजेशन इंडिपेंडेंट नहीं थी, ऐसा उनका मानना था। ये कॉलोनियल माइंडसेट का भी इफ़ेक्ट था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस को लगता था कि इंडिया में एडवांस सिविलाइजेशन बाहर से ही आ सकती थी, इसलिए उन्होंने हड़प्पा को भी मेसोपोटामिया से जोड़ दिया। मेन स्कॉलर इसके हमको देखने को मिलते हैं वी गॉर्डन चाइल्ड, है ना? गॉर्डन चाइल्ड। ध्यान रहे गॉर्डन चाइल्ड हड़प्पा को मेसोपोटामिया कॉलोनी डायरेक्ट नहीं बोलते, लेकिन उनका अर्बन रेवोल्यूशन मॉडल जो है वो डिफ्यूजनिस्ट थिंकिंग से इन्फ्लुएंस था। उन्होंने कहा कि अर्बन आइडिया वेस्ट एशिया से स्प्रेड हुए। फिर मॉर्टिमर व्हीलर की बात करते हैं। व्हीलर का व्यू थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने माइग्रेशन को रिजेक्ट किया, पर उन्होंने कहा कि अर्बन प्लानिंग का आइडिया मेसोपोटामिया से आया है, यानी हड़प्पा ने कॉन्सेप्ट बोरो किया है, ठीक है? थर्ड, कुछ अर्ली जो हिस्टोरियंस हैं, यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, उनने एक्सट्रीम व्यू दिया। उन्होंने बोला कि मेसोपोटामियन लोग इंडिया आए और हड़प्पा एस्टैब्लिश किया। ये व्यू आज ऑलमोस्ट रिजेक्टेड ही है ना? ये व्यू आजकल ऑलमोस्ट रिजेक्टेड ही है। व्हाई डिड दे थिंक सो? उन्हें ऐसा क्यों लगा? है ना? उन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी और कंक्लूड किया कि ये सिमिलैरिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि वहाँ से लोग आए, आइडिया डिफ्यूज़ हुआ। द वेरी फर्स्ट सिमिलैरिटी वाज़ सिटाडेल, है ना? सिटाडेल। हड़प्पन सिटीज़ में 2 पार्ट्स होते थे, एक तो रेज़्ड पार्ट ऑफ द सिटी होता था, उसको सिटाडेल बोलते थे और एक लोअर टाउन होता था। ब्रिटिश स्कॉलर्स बोले कि रेज़्ड सिटाडेल जो है वो फॉरेन रूलर्स का और लोकल पीपल जो है वो नीचे रहते थे, यानी कि इम्पोर्टेड सिविलाइज़ेशन है। उनको लगा फॉरेन एलीट ने लोकल पॉपुलेशन को रूल किया, है ना? इस आर्गुमेंट में प्रॉब्लम क्या थी?
वो इस आर्गुमेंट में क्या उनके दिक्कत है? क्या गलत बोला उन्होंने? फोर्टिफिकेशन दुनिया भर में कॉमन है। एग्ज़ाम्पल मेडिवल फोर्ट्स, रोमन फोर्ट्स या चाइनीज़ सिटीज़, हर जगह सिटाडेल मिलता है। क्या सब फॉरेन रूलर्स ने बनाया है? नहीं, सिटाडेल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस भी हो सकता है, इसलिए ये प्रूफ नहीं है। आर्गुमेंट 2 क्या है? आर्गुमेंट 2 क्या है? ग्रेनरीज़, है ना? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में बड़े स्टोरेज स्ट्रक्चर मिले हैं। ब्रिटिश स्कॉलर्स ने बोला कि ये मेसोपोटामियन ग्रेनरीज़ जैसे लगते हैं, हेंस कॉपीड। मॉडर्न व्यू इसमें क्या है? मॉडर्न जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? आर्किटेक्चर में कुछ सिमिलैरिटीज़ होना नॉर्मल है क्योंकि सबको ग्रेन स्टोर करना था। ग्रेन स्टोरेज का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सिमिलर हो सकता है, ये ओरिजिन प्रूव नहीं करता। तीसरा आर्गुमेंट उन्होंने ट्रेड का दिया, ठीक है? तीसरा आर्गुमेंट उन्होंने ट्रेड का दिया। क्या बोला? मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा नाम आता है। स्कॉलर्स ने बोला कि ट्रेड था इसलिए सिविलाइजेशन भी वहाँ से आई है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेड ज़रूरी नहीं ओरिजिन बताती है। इंडिया और जापान ट्रेड करते हैं, क्या इंडिया जापानीज़ सिविलाइजेशन का पार्ट बन गया? नहीं, ट्रेड सिर्फ कॉन्टैक्ट दिखाता है, ओरिजिन नहीं दिखाता, ठीक है? मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। डिफरेंस 1 टाउन प्लानिंग। हड़प्पा जो है वो परफेक्ट ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है, परफेक्ट ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। रोड्स राइट एंगल पर कट करते हैं, साइंटिफिक प्लानिंग देखने को मिलती है। मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं है, कोई प्रॉपर ग्रिड नहीं मिलती वहाँ पे, है ना? सिटीज़ नेचुरली ग्रो हुई। कंक्लूजन क्या हुआ इससे? इससे कंक्लूजन निकला कि अगर हड़प्पा मेसोपोटामिया को कॉपी करती तो प्लानिंग भी सिमिलर होती ना, लेकिन प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट को दिखाता है। देन सेकंड डिफरेंस इज़ सील्स। हड़प्पा की जो सील है वो मोस्टली स्क्वायर है। एनिमल मोटिव्स देखने को मिलते हैं, स्क्रिप्ट ऊपर देखने को मिलती है। मेसोपोटामियन सील में हमको सिलिंड्रिकल टाइप की सील देखने को मिलते हैं। क्ले पर रोल करते थे वो लोग और सील बनाते थे। डिफरेंट आर्टवर्क्स देखने को मिलते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेडिशन है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है इसमें। डिफरेंस 3 देखते हैं, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस 3 इज़ द स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है, शॉर्ट इंस्क्रिप्शन होते हैं, 5 से 7 साइन एवरेजली देखने को मिलते हैं। पिक्टोग्राफिक लोगो जो है मतलब वो हमको देखने को मिलता है, पिक्टोग्राफिक टाइप की स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। व्हेयरएज़ मेसोपोटामिया में ऐसे नहीं है, डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, हंड्रेड्स ऑफ साइन्स देखने को मिलते हैं, लंबे-लंबे एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं। तो दोनों स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। पहला हमने देखा ग्रिड पैटर्न, दूसरा हमने सील देखा, तीसरा हमने देखा स्क्रिप्ट एंड फोर्थ हम देख रहे हैं मेटल टेक्नोलॉजी इसमें भी डिफरेंस है। मेसोपोटामियंस और हड़प्पन्स दोनों ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, लेकिन टेक्निक और प्रोडक्ट अलग थे। हड़प्पन्स जो है वो फेमस थे, स्टैंडर्ड वेट था, ब्रॉन्ज कास्टिंग देखने को मिलती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक देखने को मिलती है, प्रिसिजन टूल्स देखने को मिलते हैं। सिमिलैरिटी है ब्रॉन्ज में लेकिन सेम सिविलाइजेशन नहीं है। अगर डिफरेंस 4 देखें, एक डिफरेंस और भी आता है, डिफरेंस 4 देखें तो रिलीजियस सिंबल्स। मेसोपोटामिया में टेंपल सेंटर्ड रिलीजन होते हैं, है ना? हड़प्पा में कोई कंफर्म टेंपल्स नहीं है, कोई पिरामिड नहीं है, कोई रॉयल पैलेस नहीं है। पॉलिटिकल रिलीजियस स्ट्रक्चर ही अलग है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपीएससी लाइन ये है कि सिमिलैरिटी जो है वो ओरिजिन इम्प्लाई नहीं करती है। ये लाइन मेंस में लिख सकते हो आप, है ना? तो डिफ्यूजन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलर हुई 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। कॉलोनियल आर्कियोलॉजी थी, लिमिटेड एग्जीबिशन था, सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो नोन थे। मेहरगढ़ जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, कोटदीजी नहीं मिला था, हाकरा कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं था। एविडेंस कम थे तो स्कॉलर्स ने नेचुरली मेसोपोटामिया से कंपेयर कर दिया, है ना? 1950 के बाद में हंड्रेड्स ऑफ न्यू सिटीज़ मिली, मेहरगढ़, कोटदीजी, आमरी, है ना? ये सब मिला, धोलावीरा, कालीबंगन। तो सबने एक नई स्टोरी बताई कि अर्बनाइजेशन सडनली नहीं हुई, स्लोली डेवलप हुई, है ना? इसीलिए सेकंड थ्योरी स्ट्रॉन्ग हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रेजुअल एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये आज का एक्सेप्टेड थ्योरी है। सबसे पहले इसका मतलब समझो। इंडिजिनस का मतलब है यहीं की लोकल डेवलपमेंट, यानी हड़प्पा किसी फॉरेन सिविलाइजेशन की कॉपी नहीं है। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया सब कॉन्टिनेंट की लोकल कल्चर से इवॉल्व हुई है ना? नियोलिथिक से फार्मिंग, फार्मिंग से क्राफ्ट, क्राफ्ट से ट्रेड और अर्ली हड़प्पन, फिर सिटीज़ बनी तो मैच्योर हड़प्पन आ गया। नोटिस ये करो कि कहीं भी इन्वेजन नहीं है, कहीं भी माइग्रेशन नहीं है, सब ग्रेजुअल हुआ है, ठीक है? इस थ्योरी का बेसिक जो है आर्गुमेंट वो क्या है? सिविलाइजेशन तब बनती है जब फूड सरप्लस होता है। फूड सरप्लस होता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, सब फार्मिंग ना करें तो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आता है, ट्रेड होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिटीज़ डेवलप होती हैं। यही हड़प्पा में देखने को मिलता है। अब कुछ मेजर स्कॉलर्स हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ अमलानंद घोष। उन्होंने राजस्थान की सोथी कल्चर
और हड़प्पा के पोट्री पैटर्न को कंपेयर किया है। उन्होंने देखा कि पोट्री स्टाइल्स ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं, सडनली नहीं, हेंस कंटिन्यूटी है। फिर एम.आर. मुगल करके स्कॉलर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं। उन्होंने चोलिस्तान रीजन को एक्सटेंसिवली जो है स्टडी किया है। उन्होंने कंपेयर किया पॉटरी को, सेटलमेंट को, टूल्स को, सील्स को, एग्रीकल्चर को, एनिमल रिमेन्स को। रिजल्ट क्या निकला कि अर्ली विलेजेस जो हैं वो ग्रेजुअली सिटीज़ बन रहे थे। ये इंडिजिनस मॉडल का स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस बना। ठीक है, आगे आते हैं, ठीक है। ओके, कुछ और जो भी हैं कुछ और स्कॉलर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे वी हैव ग्रेगोरी पोशेल, वी हैव जोनाथन मार्कर कॉर्नर, ये भी जो है मॉडर्न थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो इंडिजिनियस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, द वेरी फर्स्ट इज धोलावीरा। ये ट्रांजिशन दिखाता है फ्रॉम अर्ली सेटलमेंट टू अर्बन प्लानिंग टू मेच्योर सिटीज़। वी हैव हड़प्पा, विलेजेस से टाउन्स में सिटीज़ का ग्रेजुअल ऑक्यूपेशनल लेयर देखने को मिलता है। कुनाल, है ना, अर्ली हड़प्पन मटेरियल देखने को मिलते हैं, लेटर हड़प्पन कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक रीज़न ये देखते हैं कि व्हाई इज़ इंडिजिनियस थ्योरी एक्सेप्टेड टुडे? बिकॉज़ एविडेंस दिखाते हैं कि पॉटरी ग्रेजुअल चेंज हुई, सडनली नहीं हुई। ब्रिक टेक्नोलॉजी ग्रेजुअल इम्प्रूव हुई, क्राफ्ट जो है स्पेशलाइज़्ड हुआ, है ना? कोई सडन कल्चर रिप्लेसमेंट नहीं आया, ये एवोल्यूशन का प्रूफ है, ठीक है? बट इज़ दिस थ्योरी परफेक्ट? नहीं, हिस्ट्री में कोई थ्योरी 100% परफेक्ट नहीं होती, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे सब अर्ली हड़प्पन विलेज जो हैं वो सिटी नहीं बने, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस थे, सिर्फ कुछ सिटीज़ बनी। क्यों? पता नहीं। फिर लिमिटेशन 2 ये है कि कुछ मैच्योर हड़प्पन साइट्स में अर्ली हड़प्पन लेयर ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल जैसे लोथल में नहीं है, चान्हो-दारो में नहीं है, आलमगीरपुर या रोपर में नहीं है। तो क्या ये न्यू सेटलमेंट थे? पॉसिबली हो सकता है ना? लिमिटेशन 3 ये है कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कैसे हुआ? 1300 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में है, सेम ब्रुक, सेम वेट, सेम सील्स देखने को मिलती हैं, सेम प्लानिंग। किसने कोऑर्डिनेट किया? किंग, मर्चेंट, प्रीस्ट, काउंसिल किसने किया? है ना? नहीं पता हमें। मॉडर्न कंसेंसस क्या है कि यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है इंडिजिनियस थी, लोकल डेवलपमेंट थी, रीजनल कल्चर से इवॉल्व हुई, मेसोपोटामिया से कांटेक्ट था, ट्रेड था, कल्चरल एक्सचेंज था, लेकिन इम्पोर्टेड नहीं थी, है ना? तो एक गोल्डन स्टेटमेंट याद कर लो कि दिस इन्फ्लुएंस इज नॉट द सेम एज ओरिजिन, ट्रेड इज नॉट द सेम एज कॉलोनाइजेशन, एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट डज नॉट इम्प्लाई डिफ्यूजन और एन एंटायर सिविलाइजेशन. Influence is not same as the origin, trade is not same as colonization, and cultural contact does not imply diffusion of an entire civilization. ये आपके जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लाइन है, ठीक है? ये हमने देखा, ठीक है? ये आप टेबल में पढ़ सकते हैं, थोड़ा जो हमने डिस्कस किया उसी को समराइज़ करके लिखा हुआ है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर फर्दर टॉपिक, ठीक है? ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन व्हाई द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन्स डिबेटेड? नो इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड, गलत है, इंस्क्रिप्शन तो बहुत मिले हैं। नो, सेकंड ऑप्शन इज हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर्ड एंड एग्जीबिशन आर लिमिटेड, ये हमने देखा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। Question number 2. Which historian argue that the idea of urbanization reached Harappa from Mesopotamia? दयाराम साहनी थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा। अमलानंद घोष तो उल्टा ही बोलते हैं, वो तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। बीबीलाल? नहीं। सी मॉर्टिमर व्हीलर, ये हमने पढ़ा था कि ये डिफ्यूजन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं मॉर्टिमर व्हीलर, तो सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज विच स्कॉलर एसोसिएटेड द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विद सोथी कल्चर? ये कौन है? हमने पढ़ा था। जॉन मार्शल है? नहीं। एम.आर. मुगल हैं? नहीं। अमलानंद घोष के बारे में पढ़ा था हमने, तो सी इज द राइट आंसर, सोथी कल्चर से रिलेट करते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल फीचर मोस्ट स्ट्रांगली वीकन्स द मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी? वीकन करता है मेसोपोटामिया की ओरिजिन थ्योरी को। ग्रिड पैटर्न? इट डज, है ना? स्क्वायर हड़प्पन सील्स? इट डज, क्योंकि सील्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। पिक्टोग्राफिक हड़प्पन स्क्रिप्ट? यस इट डज। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, हेंस डी इज द राइट आंसर। ये मेंस का क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। डिस्कस द मेजर थियरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाई इज द थियरी ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन मोर वाइडली एक्सेप्टेड टुडे? ये आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Critically examine the historiographical debate on the origin of Harappan civilization. Do recent archaeological discoveries strengthen the indigenous evolution model? तो ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, आप इसको लिख के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि हड़प्पन सिविलाइज़ेशन एकदम से कैसे आ गई, है ना? तो आप आंसर देंगे कि हड़प्पन सिविलाइज़ेशन एकदम से नहीं बनी, ये लगभग 3000 साल की ग्रेजुअल सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है ना? ये आंसर आपका रहेगा, ये कंक्लूज़न आप देंगे। लेट्स जस्ट इमेजिन अ बिगर पिक्चर। इमेजिन तुम एक गाँव देखते हो, हर घर अपनी खेती करता है, हर फैमिली अपने टूल्स को खुद बनाती है, ट्रेड ऑलमोस्ट नहीं है ना? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, रोड्स नहीं है। अब इमेजिन करो 3000 साल बाद सेम रीजन में प्लान्ड सिटीज़, ड्रेनेज, इंजीनियर्स, है ना? वीवर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब दिख रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? इसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसी को हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमने लिख रखा है, नियोलिथिक विलेजेस से एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, अर्ली हड़प्पन फेज, ये आप याद रखेंगे। ये फ्लो चार्ट आप जो है याद रखेंगे, ठीक है? सबसे पहले नियोलिथिक फेज को देखते हैं। पहले तो ये समझो कि सिविलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती क्या है ना? क्या किंग होते हैं, आर्मी होती है, बिल्डिंग, क्या होता है? एक्चुअली ये सब तो नहीं होते। सबसे पहले चाहिए फूड। अगर फूड ही नहीं होगा तो सिटी इम्पॉसिबल है। इमेजिन 100 लोग हैं, सब फार्मिंग करते हैं, तो डॉक्टर कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा, मर्चेंट कौन बनेगा? कोई भी नहीं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव हो जाए कि 50 लोग ही फार्मिंग करें और बाकी 50 लोग फ्री हो जाएँ, तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बनने लगती है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सरप्लस। ये आपका मेंस का कीवर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है। स्टेज 1 के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हिच इज़ नियोलिथिक फेज़ फ्रॉम 7000 टू 3200 बीसीई। सबसे पहला फाउंडेशन। अब ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमको देखने को मिलता है। व्हाई इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया? क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिया इतनी बड़ी है, तो हड़प्पन नॉर्थ वेस्ट में ही क्यों हुआ? आंसर है नेचर। क्या रीज़न है? पहला तो इंडस रिवर सिस्टम, है ना? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज़ हर साल फ्लड लाती थी। फ्लड सुन के नेगेटिव लगता है, लेकिन एंशिएंट फार्मर्स के लिए फ्लड ब्लेसिंग थी। क्यों? फ्लड आई तो नई मिट्टी, नए मिनरल्स, मॉइस्चर आएगा, फर्टिलिटी आएगी। एलुवियल सॉइल दूसरा, रिवर अपने साथ हिमालय से सिल्ट, क्ले और मिनरल्स लाती हैं। ये सब फ्लड के बाद फील्ड्स में डिपॉजिट हो जाता है। इसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ये दुनिया की सबसे फर्टाइल सॉइल में से एक है और आज भी पंजाब और हरियाणा की फर्टिलिटी जो है वो इसी वजह से है। वो इसी वजह से है। प्रॉब्लम क्या हुई? फ्लड अच्छा भी है और डेंजरस भी। कभी ज़्यादा फ्लड हो जाए, कभी कम फ्लड हो जाए। कभी रिवर रूट चेंज कर लेती थी, तो फार्मिंग जो है वो रिस्की हो जाती थी। ह्यूमन अडैप्टेशन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हिस्ट्री सिर्फ किंग की स्टोरी नहीं है, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ अडैप्टेशन। हड़प्पन्स ने नेचर को फाइट नहीं किया, उन्होंने उसके साथ एडजस्ट किया। जैसे उसका पहला एविडेंस है हमारे पास में, फ्लड वाटर एग्रीकल्चर। इमेजिन रिवर में फ्लड आई, पानी स्प्रेड हो गया, कुछ ही दिन बाद पानी चला गया, ग्राउंड मॉइस्ट हो गया, फ्रेश जो फर्टाइल सॉइल है वो बन गई। अब सीड्स डालो, क्रॉप जो है उसको ग्रो करो और देन यू आर सॉर्टेड, है ना? इस सिस्टम को बोलते हैं फ्लड वाटर एग्रीकल्चर या एन्यूडेशन एग्रीकल्चर। ये आपके लिए मेंस का एक कीवर्ड हो सकता है। इजिप्ट और हड़प्पा की बात करें तो इजिप्ट नाइल जो है वो हर साल ऑलमोस्ट फिक्स्ड टाइम पर फ्लड लाती थी। प्रिडिक्टेबल थी, फार्मर जो है वो ईज़िली प्लान कर लेते थे। लेकिन हड़प्पा में इंडस जो फ्लड थी वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल थी। कभी ज़्यादा कभी कम, इसलिए हड़प्पन्स को ज़्यादा अडैप्टेशन करनी पड़ती थी। यही उनकी इंजीनियरिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता गया। नेक्स्ट इज़ वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ वाटर मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या हड़प्पन्स के पास में कैनाल्स थे? आंसर ये था कि लार्ज कैनाल इरिगेशन का स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन एविडेंस मिलता है फ्लड डाइवर्जन का, एम्बैंकमेंट्स का, वाटर कंजर्वेशन का, रिजर्वॉयर्स का, जैसे धोलावीरा में हमको देखने को मिलता है। मतलब मतलब ये है कि वाटर को इंटेलिजेंटली मैनेज करते थे वो लोग, है ना? तो फ्लड अगर मैनेज करेंगे तो स्टेबल एग्रीकल्चर होगा, ज़्यादा फूड होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से एक सोसाइटी को बदलता है। तो एक लाइन याद रखना कि एग्रीकल्चर डज नॉट मेरिली प्रोड्यूस फूड, इट प्रोड्यूसेस सिविलाइजेशन। चेन रिएक्शन हम याद करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज स्टोन टूल टेक्नोलॉजी।
नियोलिथिक का मतलब ही होता है न्यू स्टोन एज। डिफरेंस क्या था? अर्ली स्टोन में रफ टूल्स, अनपॉलिश्ड, लेस एफिशिएंट, और नियोलिथिक में पॉलिश टूल्स, शार्प एजेस, बेटर फार्मिंग और बेटर वुड कटिंग, है ना? एग्जाम्पल एक्स, ब्लेड, सिकल, ये सब चीज़ें बनती थी, है ना? फिर हम आते हैं मेहरगढ़ की तरफ। मेहरगढ़ की तरफ आते हैं, ठीक है? हड़प्पा की स्टोरी मेहरगढ़ के बिना इनकम्प्लीट है। मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और ये साउथ एशिया के सबसे इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स में से एक है। वाई मेहरगढ़ इज सो इम्पोर्टेंट? यहाँ एविडेंस मिला फार्मिंग, वीट, बार्ले, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इवन पॉटरी, बरियल और कॉटन का भी। ये बताता है कि फार्मिंग की ट्रेडिशन हड़प्पा से बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी। इसलिए हिस्टोरियंस बोलते हैं कि हड़प्पा की जो रूट्स हैं वो मेहरगढ़ तक जाती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट हैं जैसे मेहरगढ़, है ना? वी हैव किली गुल मोहम्मद, राना गुंडई, गुमला, जलीलपुर, रहमान देरी, है ना? लेटर अर्ली हड़प्पन ट्रांजिशन दिखता है यहाँ पे। यूपीएससी एग्जैक्ट लिस्ट जो है वो रेयरली पूछता है लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट चेंज क्या हुआ? बिगेस्ट चेंज हमने देखा फूड सरप्लस हुआ। पहले जो है हर फैमिली सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करती थी, अब एक्स्ट्रा ग्रेन प्रोड्यूस करने लग गई है, ठीक है? ये हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। स्टेज टू। स्टेज टू इज अर्ली हड़प्पन फेज फ्रॉम 3200 टू 2600। ये ट्रांजिशन फेज है, विलेज स्लोली सिटी बन रहे हैं। अब विलेजेस सिटी कैसे बने? एक नहीं, कई रेवोल्यूशंस हुई। फर्स्ट इज वुडन प्लो, वुडन प्लव, है ना? अर्लियर जो है वो स्टिक से डिग करते थे, सिर्फ छोटी फार्मिंग होती थी, अब वुडन प्लव आ गए, है ना? इनिशियली ह्यूमन प्लो खींचते थे, लेटर जो है वो बुलक्स, और यहाँ जो है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर गई। वाई इट वॉज रेवोल्यूशनरी? इतनी बड़ी बात क्या थी? सपोज एक फार्मर पहले 1 एकड़ जो ज़मीन है वो कल्टिवेट करता है, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से 3-4 एकड़ जो है सेम लेबर से हो जाती है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है? कालीबंगन से हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। कालीबंगन बंगन से हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं क्या? कालीबंगन से एक फरोड फील्ड मिला है। ये दुनिया के ओल्डेस्ट प्लव्ड फील्ड में से एक है। इंटरसेक्टिंग फरोज देखने को मिलते हैं फील्ड में, 2 डायरेक्शन की लाइन्स हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियन मानते हैं कि 2 क्रॉप्स एक साथ में उगाई जाती थी, मस्टर्ड और ग्राम। इससे सॉइल का एफिशिएंट यूज़ होता था। आज भी राजस्थान के कुछ फार्मर्स मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। Then the second revolution was crop diversification. अर्लियर मोस्टली व्हीट और बार्ले उगाया जाता था, लेटर नए नए क्रॉप आए जैसे कॉटन, पीस, लेंटिल, सेसमे, पल्सेस वगैरह, है ना? कॉटन चेंज्ड एवरीथिंग। हाउ? ये सिर्फ क्रॉप नहीं है, ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन थी। कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से क्लोथ्स बनते हैं और ट्रेड हो सकता है, ट्रेड से वेल्थ आती है और वेल्थ से अर्बनाइजेशन होता है। ये चेन रिएक्शन है, आप याद कर सकते हैं। मेहरगढ़ और कॉटन का क्या रिलेशन है? मेहरगढ़ से अर्लीस्ट कॉटन जो ट्रेसेस हैं वो मिलते हैं। हड़प्पन्स दुनिया के अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेटर्स में से एक थे। मेसोपोटामिया का क्या कनेक्शन है? मेसोपोटामिया कॉटन जो है इम्पोर्ट करता था, मतलब हड़प्पा सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, एक्सपोर्टर्स भी थे। तीसरा रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन हमने देखा, है ना? जो प्लव्ड फील्ड है उसके बारे में देखा, सेकंड हमने देखा कॉटन के बारे में, है ना? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में, है ना? क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। पहले फैमिली जो है वो अपने लिए जो है चीज़ें प्रोड्यूस करती थी। अब क्या हो रहा है? अब डिफरेंट प्रोफेशंस आ रहे हैं। पॉटर सिर्फ पॉटरी बना रहे हैं, गोल्डस्मिथ सिर्फ ज्वेलरी बना रहे हैं, बीड मेकर बीड बना रहे हैं, है ना? अलग अलग जो प्रोफेशन है वो देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है? वाई डिड डिविजन ऑफ लेबर हैपन? ये क्यों हुआ? क्योंकि फूड सरप्लस आ गया। अगर फूड एक्स्ट्रा है तो कुछ लोग फार्मिंग छोड़ सकते हैं और फुल टाइम आर्टिजन बन सकते हैं। ये सिविलाइजेशन का हॉलमार्क है, ठीक है? उसके बाद में हम आते हैं ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी पे। कॉपर यूज़फुल था पर सॉफ्ट था, है ना? सॉल्यूशन आया कि कॉपर में टिन मिला दो और ब्रॉन्ज बना दो। एडवांटेज क्या है कि स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, बेटर टूल बना सकते हैं, बेटर वेपन बना सकते हैं और एग्रीकल्चर और बढ़िया हो सकता है। इसलिए हड़प्पन्स को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। रेवोल्यूशन 6 क्या था? ये नेक्स्ट रेवोल्यूशन क्या था हमारा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एविडेंस स्पिंडल वोल्ट्स, नीडल्स, कॉटन फाइबर्स, ये सब देखने को हमको मिले हैं। हड़प्पन क्लोथ जो है वो फेमस था। लेटर ग्रीक ने इंडिया को सिंडॉन से रिलेट किया बिकॉज फाइन कॉटन टेक्सटाइल हमको देखने को मिलती है, ठीक है? नेक्स्ट एविडेंस पे आते हैं विच इज़ व्हील टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट ऑफन थिंक व्हील सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता था। एक्चुअली सबसे पहले पॉटर्स यूज़ करते थे व्हील से पॉट्स बनाने के लिए, पॉटरी बनाने के लिए। पॉटरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती थी, है ना? ये हमको देखने को मिलता है और ट्रांसपोर्ट के लिए सेकेंडरी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड।
एक विलेज के पास सब रिसोर्स नहीं होते। जैसे कॉपर राजस्थान में मिलता है, शेल गुजरात में मिलता है, लैपिस लज़ूली अफ़गानिस्तान में मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता ना एक जगह पे, है ना? टिम्बर जैसे हिमालयाज़ मिलते हैं, तो एक्सचेंज ज़रूरी है ऐसे। तो ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप हुए, इसी प्रोसेस में मर्चेंट्स का बर्थ हुआ, है ना? नोमैडिक कम्युनिटीज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। अब एक हिस्ट्री ऑप्शनल का पॉइंट ये भी है कि नोमैड्स सिर्फ एनिमल्स नहीं ले जाते थे, वो आइडियाज़ भी ले जाते थे। जैसे आज इंटरनेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, उस टाइम पे नोमैड्स करते थे। दे कैरिड सीड्स, टेक्नोलॉजी, पॉटरी स्टाइल्स, एनिमल्स, कल्चरल आइडियाज़, ये कल्चरल ब्रिज थे। नेक्स्ट इज़ द बर्थ ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट इज़ द बर्थ ऑफ राइटिंग और डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। ट्रेड बदला, है ना? ट्रेड बढ़ा। प्रॉब्लम क्या थी कि किसने कितना ग्रेन दिया, कितना टैक्स कलेक्ट किया, किस मर्चेंट के पास है सामान। मेमोरी से इम्पॉसिबल है, इसलिए राइटिंग डेवलप हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है, इसलिए हम श्योर नहीं कह सकते कि राइटिंग किस पर्पस के लिए थी। लेकिन मोस्ट हिस्टोरियन ये मानते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए राइटिंग डेवलप हुई, ओनरशिप बताने के लिए, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी ऑटोमैटिकली मैनेज नहीं होती। रोड कौन बनाएगा, ड्रेन कौन साफ करेगा, ये वेट स्टैंडर्ड कौन जो है फिक्स करेगा। इसलिए किसी फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। चाहे किंग हो, कोई काउंसिल हो, कोई मर्चेंट हो या कोई प्रीस्ट हो, है ना? ये ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज़ टैक्सेशन। स्कॉलर बताते हैं कि फार्मर ने अगर सरप्लस प्रोड्यूस किया तो अथॉरिटी उसको कलेक्ट करती थी, ग्रेनरीज में स्टोर करती थी, है ना? और आर्टिजन्स, लेबर्स, ट्रेडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। ठीक है? नेक्स्ट ग्रेनरीज, लार्ज स्टोरेज बिल्डिंग मिले हैं, है ना? हमको मोहनजोदारो में भी मिले हैं। इसमें इम्पोर्टेंट डिबेट क्या है? क्या ये डेफिनेटली ग्रेनरी थे? मॉडर्न आर्कियोलॉजी थोड़ी कॉशियस है। सब बिल्डिंग को ग्रेनरी नहीं बोलते, लेकिन लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर तो क्लियरली थे, है ना? यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज जो है वो दिखाते हैं हमको। ठीक है? सोसाइटी अब इससे पता क्या चलता है? पता क्या चलता है? कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई, रूल्स चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, सोशल ऑर्डर चाहिए, रिलीजन डेवलप हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, आइडेंटिटी बनी तो सिविलाइजेशन जो है वो मैच्योर होने लगी। अर्ली हड़प्पन इम्पोर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? रहमान देरी, कालीबंगन, कोट दीजी, बनावली, कुनाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, पादरी, ये सब देखने को मिलते हैं। Many of these sites show continuity into mature हड़प्पन sites. ये continuity का proof है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज 3 विच इज़ मैच्योर हड़प्पन फेज। अराउंड 2600 अब विलेजेस ऑफिशियली सिटीज़ बन गए हैं, है ना? विलेजेस ऑफिशियली सिटीज़ बन गए हैं। यहाँ पे हमको ट्रेड, स्टैंडर्ड ब्रिक्स, ड्रेनेज, ग्रिड प्लानिंग ये सब देखने को मिलता है और इसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। ठीक है? ओके। व्हाई ग्रेजुअल एवोल्यूशन थियरी स्टिल हैज़ क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन क्या है कि हर विलेज सिटी क्यों नहीं बना? सेकंड क्वेश्चन है कि लोथल जैसे कुछ सिटीज़ में अर्ली हड़प्पन लेयर मिसिंग है, रीज़न नहीं पता। तीसरा कि इतने बड़े एरिया में सेम ब्रिक रेशियो कैसे है और किंग का एविडेंस क्यों नहीं मिला? ये सब चीज़ें हैं, है ना? तो इसमें हमने हिस्टोरियंस का व्यू जो है वो देख लिया था। हमने अमलानंद घोष की बात की थी, है ना? वो सोथी कल्चर की बात की थी हमने। ये आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे आएँगे तो हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं इसके, है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल innovation of early Harappan phase? Were they iron tools? No. There was horse domestication? No. Coinage? No. So B, wooden plough is the right answer. Next question is cotton cultivation in the Harappan cultural region is अर्लीस्ट एविडेंस फ्रॉम वेरी फर्स्ट कालीबंगन मेहरगढ़ में देखा था हमने, है ना? मेहरगढ़ में कॉटन का एविडेंस देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कॉलर स्ट्रांगली आर्ग्यूड दैट द चोलिस्तान सेटलमेंट फॉर्म्ड द जेनेसिस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। कौन थे वो? एम.आर. मुगल थे ना, है ना? सोती कल्चर के बारे में हमें अमलानंद घोष ने बताया था। जो एम.आर. मुगल हैं वो चोलिस्तान सेटलमेंट्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन थ्योरी। कौन सा लिमिटेशन नहीं है? नॉट एवरी अर्ली हरप्पन साइट बिकेम अर्बन, ये तो लिमिटेशन है। सेकंड, सम मैच्योर हरप्पन साइट्स लैक एन अर्ली हरप्पन लेयर,
ये भी लिमिटेशन है, हमने लोथल में देखा है। थर्ड इज द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिसाइफर्ड, ये तो गलत है, तो सी इज द रॉन्ग वन। ये मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Explain the process through which the Harappan civilization evolved from Neolithic villages, communities into urban civilization. ये आप देख के कर सकते हैं, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज critically analyze the theory of gradual evolution of Harappan civilization. Does the archaeological evidences fully support this model? ये भी आप लिख कर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम मेच्योर हरप्पन फेज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ हरप्पन सिविलाइजेशन अपने गोल्डन एज में थी। इसी पीरियड में सबसे बड़ी सिटीज़ डेवलप हुई, टाउन प्लानिंग हुआ, है ना? ट्रेड इंटरनेशनल लेवल का था, साइंटिफिक प्लानिंग देखने को मिलती है और स्टैंडर्डाइजेशन इतनी थी कि 1000 किलोमीटर दूर के सिटीज़ भी एक जैसे दिखते थे। इसी वजह से इसे मैच्योर हरप्पन फेज़ कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज़ मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन कॉल्ड द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन? ये सिर्फ बड़े सिटीज़ बनाना नहीं था। अर्बन रेवोल्यूशन का मतलब है सोसाइटी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। पहले विलेजेस थे, अब सिटी बन गई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही वी गॉर्डन चाइल्ड ने अर्बन रेवोल्यूशन कहा है, ठीक है। ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं अर्बन सिविलाइजेशन के? प्लान सिटीज़ देखने को मिलती हैं, साइंटिफिक ड्रेनेज, स्टैंडर्ड ब्रिक्स देखने को मिलती हैं, स्टैंडर्ड वेट्स देखने को मिलते हैं, ट्रेड देखने को मिलता है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर और साइंटिफिक नॉलेज देखने को मिलती है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इससे पहले इंडिया में विलेजेस थे। हरप्पन्स ने पहली बार बनाए सिटीज़, मार्केट, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स, ये सब चीज़ें बनाई। इसलिए फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, है ना? अर्बनाइजेशन का मतलब होता क्या है? अर्बनाइजेशन मतलब सिर्फ सिटीज़ बनाना नहीं है। अर्बन मीन्स पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है अर्बनाइजेशन में। ये सब हड़प्पा में था। एक सिटी तभी सर्वाइव करता है जब उसके पास फूड सरप्लस हो, नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और हड़प्पा में ये सब कुछ था, है ना? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज का मतलब होता है स्टोन एज के बाद कॉपर और कॉपर के बाद ब्रॉन्ज। हड़प्पा एक्सटेंसिवली ब्रॉन्ज यूज़ करता था। कैसे बनता था? टिन को मिला के, कॉपर में टिन को मिला के, और वो ज़्यादा हार्ड ड्यूरेबल बन जाता था, है ना? इससे फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, वेपन्स ये सब बनाए जाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन टेक्निकली चालकोलिथिक ट्रेडिशन से निकली है, लेकिन एक्सटेंसिव ब्रॉन्ज यूज़ की वजह से इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, है ना? नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेड और एग्रीकल्चर पे। ट्रेड प्लेड अ ग्रेटर रोल देन एग्रीकल्चर, ठीक है। स्कूल बुक्स बोलती हैं कि एग्रीकल्चर से सिटीज़ बनी। हड़प्पा में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। एग्रीकल्चर ने सरप्लस दिया और ट्रेड ने उस सरप्लस को वेल्थ में कन्वर्ट किया। एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है सुत का, गेंडोर का, है ना? सुत का, को का। ये पोर्ट फर्टाइल एरियाज में नहीं थे, फिर भी बड़े सेटलमेंट्स थे। रीज़न था ट्रेड, यानी ट्रेड इंडिपेंडेंटली भी सिटी डेवलप कर सकता है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड सरप्लस, ट्रेड प्रोड्यूस्ड अर्बनिज्म। ये डिस्टिंक्शन आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी है और आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स दे सकता है। अब हड़प्पन प्लानिंग दुनिया की बेस्ट प्लानिंग में से एक थी, मानी जाती है ना? ये रैंडम सेटलमेंट नहीं थे, सब कुछ पहले से ही प्लान हुआ था। ऑलमोस्ट हर सिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक तरफ सिटाडेल था जो कि रेज़्ड फोर्टिफाइड पब्लिक एरिया था। फीचर क्या था? हाइट ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग वॉल्स देखने को मिलती हैं हमको, है ना? स्ट्रॉन्ग वॉल्स देखने को मिलते हैं इसमें, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, रिचुअल बाथिंग, ग्रेनरीज़ वगैरह ये सब देखने को मिलता है। सिटाडेल का पर्पस क्या हो सकता है? पॉसिबली एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोरेज, रिचुअल या प्रोटेक्शन के लिए, है ना? अर्लियर हिस्टोरियन बोलते थे कि सिटाडेल किंग का पैलेस हो सकता है, लेकिन आज एविडेंस नहीं है। कोई पैलेस नहीं मिला, इसलिए कॉशियस रहना चाहिए हमको इसमें। लिखो कि सिटाडेल probably housed important public, administrative and ceremonial structures rather than confirmed royal palaces। फिर दूसरा जो है वो लोअर टाउन देखने को मिलता है। लोअर टाउन सिटी का रेजिडेंशियल एरिया था। यहाँ रहते थे फार्मर्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स वगैरह, है ना? यहाँ मिलते हैं हाउसेस, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, वर्कशॉप्स, वेल्स। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि हड़प्पन्स ने एलीट और इम्पॉर्टेंट एरिया सेपरेट किया। ये प्लानिंग का एविडेंस है। नेक्स्ट कम्स ग्रिड पैटर्न। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ट्रेड और एग्रीकल्चर का रिलेशन देखा। उससे पहले हमने क्या देखा था? उससे पहले हमने देखा था
हाईली प्लान्ड सिटीज़, और फिर हमने उससे पहले देखा था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, और उससे पहले हमने फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया देखा था। अब हम देख रहे हैं ग्रिड प्लानिंग के बारे में। क्या देख रहे हैं? ग्रिड प्लानिंग के बारे में। हड़प्पन सिटीज़ का सबसे फेमस फीचर है ये। रोड्स रैंडमली नहीं बनती, सब रोड्स राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसको कहते हैं ग्रिड आयरन पैटर्न। बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, बेटर ड्रेनेज देखने को मिलती है ना? बेटर एयर सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ईज़ी एक्सपेंशन। मॉडर्न सिटी भी लार्जली ग्रिड पैटर्न यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल वी हैव चंडीगढ़, जयपुर, न्यूयॉर्क। हड़प्पन ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे। अगर मेसोपोटामिया में कंपेयर करें तो इतना प्लानिंग वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। देन कम्स अ स्टैंडर्डाइज बर्ड ब्रिक। हड़प्पा ने ब्रिक ऑलमोस्ट सेम साइज की यूज़ की है। रेशियो 4:2:1, लेंथ विड्थ और हाइट का 4:2:1 होता था। ये स्टैंडर्ड पूरा सिविलाइजेशन में फॉलो हुआ। अब बर्न्ड ब्रिक या मड ब्रिक क्या यूज़ करते थे ये लोग, बर्न्ड ब्रिक या मड ब्रिक? तो बर्न्ड ब्रिक जो है वो स्ट्रॉन्ग, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल होती है, वेयरएज़ मड ब्रिक चीप होती है और फाउंडेशन में यूज़ की जाती है। रूरल एरियाज़ में भी यूज़ होती है। हड़प्पन्स जो है वो दोनों यूज़ करते थे, ज़्यादा बर्न्ड ब्रिक करते थे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि इमेजिन पंजाब में ब्रिक सेम है, गुजरात में भी सेम, हरियाणा में भी सेम, सिंध में भी सेम। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब है कॉमन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन हो, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हो, कॉमन मेजरमेंट हो, शेयर्ड कल्चरल नॉर्म्स हो, है ना? और स्टैंडर्डाइजेशन हो। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का हॉलमार्क है। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है? ये हड़प्पा का सबसे फेमस फीचर है। अगर यूपीएससी पूछे मोस्ट रिमार्केबल फीचर, तो आंसर आएगा साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम। साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है? अब इसमें क्या होता था? एक बाथरूम होता था, बाथरूम से हाउस ड्रेन लगी होती थी। हाउस ड्रेन जो है जाके स्ट्रीट ड्रेन में मिलती थी, और स्ट्रीट ड्रेन जाके मेन ड्रेन में मिलती थी और सिटी के बाहर, है ना? फीचर क्या है यहाँ पे? ये जो ड्रेन्स थी ये कवर्ड हुआ करती थी, इंस्पेक्शन होल्स होते थे, सोक पिट्स इनमें होते थे, अंडरग्राउंड चैनल्स देखने को मिलते हैं। हाउस ड्रेन जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी। सोक पिट्स क्या होते हैं? हर घर का डर्टी वाटर डायरेक्टली रोड पर नहीं जाता। पहले वाटर सोक पिट्स में जाता है, सॉलिड वेस्ट सेटल होता है, क्लीन वाटर ड्रेन में जाता है, यानी प्रिमिटिव फिल्ट्रेशन सिस्टम। इंस्पेक्शन होल क्या होते हैं? ड्रेन क्लीन करने के लिए ओपनिंग छोड़ दी गई थी। ये मेन स्ट्रीम प्लानिंग दिखता है इससे। अब ड्रेनेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या पता चलता है हमको ड्रेनेज से? ड्रेनेज से हमें पता चलता है कि हम लोगों के पास सिविक सेंस था, हाइजीन जो है वो जानते थे, इंजीनियरिंग जानते थे, अर्बन गवर्नेंस जानते थे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जानते थे, है ना? इजिप्ट में कोई सिस्टमैटिक ड्रेनेज नहीं था, मेसोपोटामिया में लिमिटेड ड्रेनेज देखने को मिलता है, बट हड़प्पा जो है वो एक हाईली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको रखता था। इसी वजह से हड़प्पन सैनिटेशन वर्ल्ड फेमस है। अब जो घर हैं, वो भी एक तरीके का सोशल वेलफेयर रिफ्लेक्ट करते हैं। हड़प्पन जो हाउस हैं वो सिंपल हट्स नहीं थे। मोस्ट हाउसेज हैड बाथरूम्स, courtyards, ड्रेन, वेंटिलेशन, किचन, इवन वेल मेनी हाउसेस, ठीक है? कोर्टयार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? लाइट आती है, एयर आती है, फैमिली एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुकिंग, सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। बाथरूम्स ऑलमोस्ट हर घर में मिले हैं। ये एंशिएंट वर्ल्ड के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है। वेल्स की बात करें तो स्पेशली मोहनजोदारो में बहुत प्राइवेट वेल्स मिले हैं। मतलब लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नियर बाय अवेलेबल था। स्टेयरकेस देखने को मिलती हैं, ये इंडिकेट करती हैं टू स्टोरी बिल्डिंग्स, टू स्टोरी हाउसेस, यानी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन भी आती थी इन लोगों को। और सोशल इक्वलिटी, अर्लियर हिस्टोरियन बोलते थे कि सबके घर अच्छे हैं, इक्वल सोसाइटी, लेकिन आज ओवर सिंप्लीफिकेशन माना जाता है इसको। रीज़न ये है कि कुछ घर बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इसलिए सोशल डिफरेंशिएशन था, पर इजिप्ट जितना एक्सट्रीम इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलती। अब जॉन मार्शल जैसे हिस्टोरियन हैं, वो इम्प्रेस्ड हुए हड़प्पन से। पैलेसेस कम कि उन्होंने पैलेसेस कम बनाए, पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा बनाई। इस ऑब्जर्वेशन को आंसर में यूज़ आप कर सकते हैं, जॉन मार्शल के ऑब्जर्वेशन को। आगे बढ़ते हैं। हुँ, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करेंगे उनके साइंटिफिक नॉलेज के बारे में, उनके साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का सबसे मिस्टीरियस और फ़ेवरेट टॉपिक, साइंटिफिक नॉलेज, वेट्स एंड मेजर्स, स्टैंडर्डाइज़ेशन, ये सब चीज़ें। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट देयर साइंटिफिक टेम्पर। हड़प्पन्स के पास मॉडर्न साइंस की बुक नहीं थी, ना ही हमें उनके मैथमेटिकल टेक्स्ट मिले हैं। फिर हिस्टोरियंस कैसे कहते हैं कि वो साइंटिफिकली एडवांस थे? आंसर है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस।
हड़प्पन्स की साइंस थियोरेटिकल नहीं थी, प्रैक्टिकल थी। उनकी प्लानिंग और टेक्नोलॉजी ही उनके साइंटिफिक नॉलेज का प्रूफ है, ठीक है? जैसे मैथमेटिक्स उनकी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी इन सब के एविडेंस मिलते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म ब्रिक्स एविडेंसेस हैं, स्टैंडर्ड वेट्स, स्ट्रेट रोड्स, इक्वल इक्वल ब्लॉक प्लानिंग और एक्यूरेट मेजरमेंट्स, ये सब बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है। अगर एक सिटी में 500 घर हैं और हर ब्रिक सेम साइज़ की है, तो इसका मतलब बिल्डर मेजरमेंट एक्यूरेटली कैलकुलेट करते थे। इसी को प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट कम डेसिमल सिस्टम, है ना? डेसिमल सिस्टम ज्योमेट्री का देख लेते हैं। उनका ग्रिड पैटर्न है, 90 डिग्री पे आता है, तो ज्योमेट्री की एंगल थी, एंगल्स, पैरेलल लाइंस इन सब की नॉलेज थी उनको, है ना? डेसिमल सिस्टम वेट्स वगैरह है वो 1, 2, 5, 10, 100 इस तरीके से देखने को मिलते हैं, डेसिमल प्रोग्रेशन में देखने को मिलते हैं, है ना? तो उनको डेसिमल सिस्टम की भी नॉलेज थी, ठीक है? बाइनरी प्रिंसिपल की उनको नॉलेज थी। जो स्मॉलर वेट्स है वो ऑफ़न बाइनरी मल्टीपल्स यूज़ करते थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे, है ना? ठीक है? तो ये भी उनको पता था। उनको एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी, दो डायरेक्ट टेक्सचुअल एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन सिटी ओरिएंटेशन और प्लानिंग ये बताती है कि उनको कार्डिनल डायरेक्शन की नॉलेज थी, है ना? और मेनी सिटीज़ जो है वो रफली नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे हमको अलाइन देखने को मिलती है। ये सब हमको देखने को मिलता है। मेटलर्जी की बात करें तो एक्सीलेंट नॉलेज थी कॉपर, ब्रॉन्ज़, गोल्ड, सिल्वर इन सब चीज़ों की। उन्होंने काफ़ी टूल्स बनाए, वेपन्स बनाए, ऑर्नामेंट्स बनाए, है ना? स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स देखने को मिलते हैं हमको। स्टैंडर्डाइज़ेशन अक्रॉस द ह्यूज एरिया 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लंबा एरिया था। सब जगह जो है हमको स्टैंडर्डाइज़ेशन देखने को मिलती है, ठीक है? ओके। आगे आते हैं तो कोई मॉन्यूमेंटल किंगशिप नहीं देखने को मिली है हमको। कहीं हमको मिला है कि किसी राजा का घर या ऐसा कोई घर वहाँ पे हमको मिला हो? नहीं मिला, है ना? जैसे इजिप्ट में जो है कोई पिरामिड नहीं, और अनलाइक मेसोपोटामिया कोई रॉयल पैलेसेस नहीं, कोई जायंट स्टैच्यूज़ हमको नहीं मिले हैं, कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले हैं हमको इस तरीके के, है ना? तो यहाँ पे जो है कोई मॉन्यूमेंटल किंगशिप के एविडेंस हमको देखने को नहीं मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पन पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन थी, वो इजिप्ट और मेसोपोटामिया की जो पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन थी, उससे काफ़ी अलग देखने को हमको मिलती है ना? उससे काफ़ी अलग देखने को हमको मिलती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें नहीं एक्चुअली पता है कि वो उनके पास कोई राजा-वाजा हुआ करता था या नहीं। अब इस पे हिस्टोरिकल डिबेट हम देख लेते हैं, है ना? मॉर्टिमर व्हीलर, उनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इतनी यूनिफ़ॉर्मिटी बिना सेंट्रल कंट्रोल के पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें उसके साथ-साथ में कोई किंग एविडेंस, कोई पैलेस, कोई रॉयल मॉन्यूमेंट्स मिले ही नहीं हैं, है ना? फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमको जो वॉल्टर हैं वो कहते हैं, वॉल्टर जो हैं वो कहते हैं, ये जो फेयरशर्विस लिखा हुआ है, वॉल्टर फेयरशर्विस इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा कि मर्चेंट एलीट्स जो हैं वो पावरफुल थे। रीज़न ये था कि इनका कहना था ट्रेड हड़प्पन लोगों की इकोनॉमिक बैकबोन थी, तो मर्चेंट्स जो है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते होंगे, इनका कहना था। इनका क्रिटिसिज़्म भी यही है कि कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। फिर ग्रेगोरी पोशल जो है वो क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि मोस्ट बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन इन्होंने दी। उन्होंने कहा हड़प्पन गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि पावर किसी एक किंग के पास नहीं थी, कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन के पास थी, है ना? तो ये लोग सब मिलकर जो है सिटीज़ मैनेज करते थे। फिर जोनाथन मार्क कैनोयर ये क्या कहते हैं? ये इन्होंने भी सिमिलर व्यू पॉइंट दिया है। वो कहते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थी, मे इंक्लूड मर्चेंट्स और रिलीजियस अथॉरिटी और मे बी सम एडमिनिस्ट्रेटर और मे बी सम एलीट फैमिलीज़, नॉट नेसेसरीली मोनार्की। ओके? तो आप ये लिख सकते हैं कि द एग्ज़ैक्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रिमेन अनसर्टेन ड्यू टू अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। Scholars propose models ranging from centralized authority to a corporate urban governance। ठीक है? ये आप जो है अपने मेंस में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फ्यू एमसीक्यू। The standard ratio of Harappan bricks were 4:1, I remember. Second question is, which feature best reflect the scientific urban planning? क्या-क्या था? क्या-क्या था? Grid pattern street with covered drainage? Yes, it did. Third question is, which one of the following distinguishes Harappan civilization from Egypt and Mesopotamia? है ना? तो प्लान ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हमको देखने को मिलता है, which is different.
Fourth question is standardization of bricks, weights, and seals primarily indicates religious domination. नहीं, centralized and coordinated administrative control. So B is the right answer. ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है. Examine the characteristic feature of mature Harappan civilization that make it one of the earliest urban civilization of the world. तो क्या आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं. Next question is the mature Harappan civilization demonstrates a remarkable degree of urban planning and standardization yet reveal little evidence of centralized kingship. Critically examine. तो ये भी जो है आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके की होती थी. अगर किसी भी सिविलाइजेशन को सर्वाइव करना है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होनी चाहिए, राइट, है ना. हड़प्पन की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड देखने को मिलती है. सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंडेंट नहीं थे. इनके मेजरली 4 पिलर्स देखने को मिलते हैं. 4 पिलर्स: एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स. इन चारों सेक्टर ने मिलकर हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्रॉस्पेरस बनाया, है ना. क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं हड़प्पन इकोनॉमी के? एग्रेरियन के साथ-साथ में अर्बन ओरिएंटेड भी थी. कमर्शियल, स्पेशलाइज्ड, सरप्लस प्रोड्यूसिंग, स्टैंडर्डाइज्ड और इंटरकनेक्टेड हमको इकोनॉमी देखने को मिलती है. ठीक है? आगे आते हैं. हाँ, ये जो विलेज इकोनॉमी की हमने बात की, यहाँ लोग मोस्टली अपनी ज़रूरत का सामान खुद बनाते थे, है ना? अर्बन इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ स्पेशलाइज़ेशन होती है, हर आदमी फार्मिंग नहीं करता, कुछ लोग पॉटरी बनाते हैं, कुछ बीड्स बनाते हैं, यही अर्बन इकोनॉमी होती है. एग्रीकल्चर में अगर हम आएँगे, तो हड़प्पन इकोनॉमी की फाउंडेशन एग्रीकल्चर ही है. एग्रीकल्चर के बिना सिटी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्राफ्टमैन सर्वाइव नहीं कर सकते, ट्रेड भी डेवलप नहीं होता, इसलिए एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है. वाई वॉज एग्रीकल्चर सक्सेसफुल? क्योंकि फर्टाइल एलुवियल सॉइल थी, रिवर थी, सीजनल फ्लड्स आते थे. एलुवियल सॉइल क्या होती है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फ्लड वाटर जिसको इनुडेशन एग्रीकल्चर पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे होता था, जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आगे आते हैं. क्या हड़प्पन्स कैनाल इरिगेशन यूज़ करते थे? तो यूपीएससी का फेवरेट कंट्रोवर्सी है. अर्लियर हिस्टोरियन बोलते थे कि हड़प्पन कैनाल यूज़ करते थे. मॉडर्न आर्कियोलॉजी कहती है कि लार्ज कैनाल सिस्टम का क्लियर एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन दे यूज्ड फ्लड वाटर, स्मॉल चैनल्स, इवन द लोकल वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें वो यूज़ करते थे. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि लार्ज स्केल कैनाल्स हैव नॉट बिन सिक्योरली आइडेंटिफाइड. एग्रीकल्चर मेनली रिलाइड ऑन इनंडेशन, दैट इज फ्लड वाटर फार्मिंग एंड सप्लीमेंटेड बाय लोकल वाटर मैनेजमेंट. ये आप लिख सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम्म. अब हमको कालीबंगन से एक जो है प्लव या फरोड फील्ड भी मिला है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लाइनिंग्स मिली हैं हमको, है ना. इससे पता चलता है कि वो जो है वो एक से ज़्यादा क्रॉप जो है उगाया करते थे. आज भी राजस्थान के कई सारे पार्ट्स में हमको ये देखने को मिलता है. ओके, मेजर क्रॉप्स क्या-क्या थी इनके बारे में बात कर लेते हैं. तो फ फूड क्रॉप्स जैसे व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, पीस, ग्राम, ये सेसमे, ये सब देखने को मिलते थे, है ना. कॉटन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था. इसको ग्रीक में सिंडोन भी कहा गया है ना? हमारी जो कॉटन है, तो उसमें सिंडोन भी कहा गया है. राइस मिलता था लोथल और रंगपुर पे, राइस के एविडेंस मिले हैं. हमको व्हीट के एविडेंसेस मिले हैं, है ना? बार्ली के एविडेंसेस मिले हैं, इन सब के एविडेंसेस भी मिले हैं. कमर्शियल क्रॉप लाइक कॉटन मिला है हमको. मेहरगढ़ से अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलते हैं, है ना? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी कॉटन का जो है वो ज़रूरी रहता है. ठीक है? रीजनल वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलते हैं हमको. जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत लार्ज थी, हर जगह सेम क्रॉप नहीं उग सकती थी, तो पंजाब और सिंध वाले एरिया में व्हीट और बार्ले ज़्यादा देखने को मिलता है. गुजरात में कॉटन, राइस और मिलेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं. राजस्थान में थोड़ी मिक्स्ड फार्मिंग, है ना? ये सब देखने को मिलता है क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल अलग-अलग तरीके की होती है. ठीक है? ये हमने देख लिया. एग्रीकल्चरल सरप्लस क्या होता है ये हम जानते हैं, है ना? सरप्लस क्या होता है ये हमने अच्छी तरीके से देखा है. सरप्लस होता है तो ये ग्रेनरीज़ बनती हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना? ग्रीनरी का क्या पर्पस होता है कि वो जो सरप्लस है उसको स्टोर किया जाए, इमरजेंसी के लिए रिजर्व बनाया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट आप कर सकें ना, पब्लिक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नाउ विल मूव ऑन टू एनिमल हस्बेंड्री. एग्रीकल्चर के साथ-साथ में एनिमल रेयरिंग भी इम्पॉर्टेंट है. एनिमल जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? मिल्क के लिए, मीट के लिए, वुड, लेदर, ट्रांसपोर्ट और प्लव पावर के लिए भी, है ना? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन-कौन से हुआ करते थे? जैसे गोट, पिग, डॉग, बफेलो, हम्प्ड ज़ेबू कैटल, है ना? ये सब
हुआ करते थे, ठीक है? ज़ेबू कैटल क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, ज़ेबू कैटल क्या है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है, इसको हम इंडियन हम्प्ड बुल भी कहते हैं। ये हरप्पन सील पर फ्रीक्वेंटली हमको देखने को मिलता है ना? फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। बाकी शीप, गोट, पिग ये सब भी हमको मिलते हैं, ठीक है? हॉर्स का क्या कंट्रोवर्सी है? हॉर्स का क्या कंट्रोवर्सी है ना? क्या हरप्पन हॉर्स यूज़ करते थे? शॉर्ट आंसर है कि नॉट एज़ इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल। अब कंट्रोवर्सी क्यों है कि कुछ साइट्स जैसे ये सुरकोतड़ा से हॉर्स लाइक रिमेन्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स एग्री नहीं करते। हॉर्स रिमेन्स रेयर हैं, डिस्प्यूटेड हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, इसलिए मैच्योर हड़प्पन इकोनॉमी हॉर्स बेस्ड नहीं थी, ठीक है? तो हम लिखेंगे हॉर्स रिमेन्स आर रेयर एंड डिस्प्यूटेड एस्पेक्ट। द हॉर्स डिड नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैच्योर हड़प्पन इकोनॉमी, ठीक है? एनिमल जो रेयरली देखे गए हैं वो लायन, टाइगर, हॉर्स हैं। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में बहुत कम मिलते हैं। बुल का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं, है ना? ये एनिमल मिसिंग, बुल का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। बुल हड़प्पन सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक बैकबोन था, है ना? बुलक कार्ट्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट इन सब में यूज़ हुआ करता था। इसीलिए हमको सील्स में भी काफ़ी देखने को मिलता है। हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन, अब हम आएँगे क्राफ्ट प्रोडक्शन की तरफ। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे एडवांस इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ही अर्बन सिविलाइजेशन की पहचान होती है। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन क्या होता है? विलेज हर फैमिली सब कुछ नहीं बनाती है। सिटी में हर प्रोफ़ेशन अलग होता है ना? इसी को ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। कैसे डेवलप हुआ ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे किस-किस टाइप के वो जो है हमको आर्टिज़न्स देखने को मिलते थे। वी हैड पॉटर्स, गोल्डस्मिथ्स, ब्रॉन्ज वर्कर्स, बीड मेकर्स ऐसे काफ़ी सारे, ठीक है? वर्कशॉप्स देखने को मिलती हैं, है ना? कई हड़प्पन सिटीज़ में डेडिकेटेड वर्कशॉप्स मिले हैं। यहाँ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था। ये होम इंडस्ट्री नहीं थे, ये ऑर्गनाइज़्ड प्रोडक्शन था, ठीक है? ना फोर्थ इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्राफ्ट क्या-क्या थे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं। हड़प्पन्स दुनिया के अर्लीस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर में से थे। स्पिंडल वूल्स, नीडल्स, कॉटन फाइबर्स ये सब मिले हैं हमको देखने के लिए, है ना? तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से ट्रेड बढ़ा। कॉटन टेक्सटाइल हड़प्पा का मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हुआ करता था। इसी वजह से मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड शुरू हुआ। बीड इंडस्ट्री देखने को मिलती है हमको। मेजर सेंटर्स चान्हो दारो है हमारे पास में, लोथल में भी मिलता है ना? रॉ मटेरियल्स कार्नेलियल, एजेट, जैस्पर ये सब हमको देखने को मिलते हैं। शेल इंडस्ट्री देखने को मिलते हैं, है ना? शेल इंडस्ट्री देखने को हमको मिलती है। उसके बाद में आइवरी इंडस्ट्री देखने को मिलती है। उसके बाद में मेटल इंडस्ट्री हमको देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, है ना? इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइज़ेशन, स्पेशलाइज़्ड वर्कशॉप इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये सब होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप होगा। एविडेंसेस मिले हैं हमको स्टैंडर्डाइज़्ड वेट्स और स्टैंडर्ड मेजर्स, स्क्रिप्ट ये सब चीज़ें, है ना? तो ये सब एविडेंस हमको मिले हैं, ठीक है? मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन में भी हमको एविडेंस मिले हैं हड़प्पा के और ट्रेड विद हड़प्पा के, ठीक है? अब 2 टाइप की ट्रेड हुआ करती थी। एक तो इंटरनल ट्रेड मतलब अंदर ही अंदर कर लो, एक्सटर्नल यानी कि बाहर की जगहों से जैसे बहरीन, ओमान, ईरान, मेसोपोटामिया इन सब जगह से, ठीक है? तो ये हमको देखने को मिलता है। लोथल, बालाकोट, सुतका गेंडोर, सुतका को ये जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें हम इम्पोर्ट किया करते थे। कॉपर फ्रॉम राजस्थान और ओमान पॉसिबली, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, कोलार फील्ड से एंड अफ़गानिस्तान, सिल्वर फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड ईरान, लैपिस लसूली फ्रॉम बदागिस्तान इन अफ़गानिस्तान, टर्कोइश फ्रॉम ईरान एंड पर्शिया एंड मरीन शेल फ्रॉम अरेबियन सी कोस्ट। और कॉटन, बीड्स, शेल, आइवरी, टिम्बर, मेटल गुड्स और पॉसिबली ग्रेन्स हम एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है? ये हमने देख लिया। ओके, आगे आते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड हैज़ बीन फाउंड एट कालीबंगन वी रिमेंबर, है ना? तो सी इज़ द राइट आंसर। व्हिच हड़प्पन साइट इज़ मोस्ट फेमस फॉर बीड मेकिंग? कौन था? चान्हो राइट? चान्हो था और उसके अलावा लोथल भी है। चान्हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बी इज़ द राइट आंसर। Third is the Mesopotamian name generally associate which Harappan region? So मेलुहा नाम से जो है वो associate करते हैं वो लोग। Fourth question is which of the following best demonstrates long distance maritime trade in the Harappan civilization? क्या दिखाता है हमको? तो डॉकयार्ड लोथल पे जो मिला है और मेसोपोटामियन जो रेफरेंस मिला है मेलुहा का, ये बताता है कि ट्रेड हुआ करता था, है ना? ये चलो मेंस का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन विद द बैकबोन ऑफ हड़प्पन अर्बन इकोनॉमी जैसे डिस्कस, तो ये हम आंसर में लिख के ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए क्वेश्चन है एग्जामिन द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, टू व्हाट एक्सटेंट
वॉज ओवरसी ट्रेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉस्पेरिटी, है ना? ये हम देख सकते हैं, लिख के ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं, है ना? हड़प्पन लोग जो हैं वो कैसे रहते थे? क्या उनका रिलीजन था? क्या वो शिवा को मानते थे? मदर गॉडेस क्या थी? डांसिंग गर्ल क्या बताती है? और ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था? ये सब यूपीएससी के फेवरेट एरियाज हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, इसलिए जो भी हम सोसाइटी और रिलीजन के बारे में मानते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही है और उन्हीं के बेस्ड पर डिपेंड करता है। सोर्स क्या है हड़प्पन सोसाइटी और रिलीजन का? अगर किसी सिविलाइजेशन की बुक ही ना मिले तो उसके बारे में क्या कैसे जानेंगे हम? आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव की तरह क्लूज कलेक्ट करते हैं और जो एविडेंस मिलता है उससे एक स्टोरी डेवलप कर लेती हैं, है ना? इस तरीके से ही बनाते हैं। अब चलो बात करते हैं हड़प्पन सोसाइटी के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हड़प्पन सोसाइटी इगैलिटेरियन थी? इगैलिटेरियन मतलब सब लोग इक्वल, या फिर इजिप्ट की तरह बहुत अनइक्वल थी? कोई भी नहीं थी इन दोनों में से। हड़प्पन सोसाइटी में डिफरेंसेस थे, लेकिन इजिप्ट जितने इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। एविडेंस क्या मिलता है? सिटाडेल है हमारे पास में, एक अपर टाउन, एक लोअर टाउन देखने को मिलता है ना? किंग के पैलेस नहीं मिले हैं, बट हाँ, देखने को मिलता है। हाउसेज़, हड़प्पा में अलग-अलग साइज़ के जो है हाउसेज़ हमको देखने को मिलते हैं। अलग-अलग टाइप के हाउसेज़ देखने को मिलते हैं, है ना? कई रिच फैमिली के बड़े हाउस, ऑर्डिनरी पीपल के छोटे हाउस, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सिस्ट करती थी। वर्कर्स के क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं हमको, है ना? हड़प्पा और मोहनजोदारो से रोज़ ऑफ स्मॉल हाउसेस मिले हैं हमको, है ना? इन्हें कॉमनली बोला जाता है वर्कर्स क्वार्टर्स या कुलीज़ लाइन। ये इंडिकेट करते हैं कि लेबरर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आर्टिज़न्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है? अब मेजर सोशल क्लास यहाँ की क्या हो सकती है? मेबी एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हो, एविडेंस, सिटाडेल, स्टैंडर्डाइज़ेशन, ये सब चीज़ें मिली हैं, है ना? इससे पता चलता है। या मेबी कोई मर्चेंट क्लास हो, वो देखने को मिलता है हमको, है ना? वही सी एविडेंस, सील्स, वेट्स, वेयरहाउस, इन सब से एविडेंस मिलते हैं हमको। आर्टिज़न्स के बारे में पता चलता है हमको। पॉटर्स, गोल्डस्मिथ, इन सब के बारे में पता चलता है। फार्मर्स के बारे में पता चलता है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती थी। लेबरर्स के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप्स, ये सब, डॉकयार्ड्स, है ना? वाज़ देयर अ प्रीस्टली क्लास? वी डोंट नो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम सर्टेनली नहीं बोल सकते, ठीक है? और इस पे हिस्टोरियंस के क्या व्यू हैं वो भी हमने देखा है ना? जॉन मार्शल का व्यू देखा था हमने, है ना? ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है? स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का किस तरीके का स्टेटस हुआ करता था? पहले हिस्टोरियन का मानना था कि फीमेल फिगरेंस बहुत मिली हैं, जैसे मदर गॉडेस, तो वुमेन जो है वो पावरफुल होती होंगी, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती होगी। मॉडर्न आर्कियोलॉजी बोलती है कि इतना सिंपल नहीं है ना? फीमेल फिगरिन का मतलब हो सकता है मे बी फर्टिलिटी सिंबल, टॉय या कोई रिचुअल ऑब्जेक्ट, नॉट नेसेसरीली रियल वुमेन का स्टेटस बताते हैं। हेंस वुमेन स्टेटस रिमेन्स अनसर्टेन। फैमिली सिस्टम की बात करें तो एविडेंस ऑलमोस्ट नहीं मिले हैं। हम नहीं जानते जॉइंट फैमिली थी या न्यूक्लियर फैमिली, है ना? तो स्पेकुलेशन अवॉइड करना चाहिए इसमें। अगर हड़प्पन रिलीजन के बारे में अगर हम आ जाएँ अभी, तो सबसे पहले रिलीजन को समझने का करेक्ट अप्रोच क्या है? हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो अनरीडेबल है, तो हम रिचुअल देख सकते हैं, फिलॉसफी नहीं देख सकते, ठीक है? डिफरेंसेस समझो, एग्ज़ाम्पल जैसे टेम्पल देखकर पता लग सकता है कि लोग वर्शिप करते थे, लेकिन प्रेयर क्या बोलते थे? गॉड को किस नाम से बुलाते थे? सोल के बारे में क्या सोचते थे? ये नहीं जानते हैं। तो नेचर ऑफ रिलीजन क्या था? नेचर ऑफ रिलीजन, हमको हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि हड़प्पा के रिलीजन में पॉलीथिज़्म, फर्टिलिटी कल्ट, नेचर वर्शिप देखने को मिलता है, ट्री वर्शिप, रिचुअल बेदिंग, ये सब देखने को मिलता है। इनके बारे में एक-एक करके देखते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, थीज़्म का मतलब होता है गॉड। डिफरेंट फिगर्स मिले हैं, डिफरेंट सील्स मिले हैं, डिफरेंट सिंबल्स मिले हैं। सजेस्ट करते हैं कि मल्टीपल डाइटीज़ हुआ करते होंगे। नेक्स्ट इज़ फर्टिलिटी कल्ट। हर रिलीजन का सेंट्रल फीचर होता है ना? हर रिलीजन का सेंट्रल फीचर फर्टिलिटी कल्ट। क्वेश्चन ये कि हर इकोनॉमी डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे, रेन पे, क्रॉप पे, सब फर्टिलिटी पर डिपेंड करता था, इसलिए फर्टिलिटी सेक्रेड बन गई। मदर गॉडेस देखने को मिलती है हमको, थाउजेंड्स ऑफ फीमेल फिगरेंस मिले हैं, है ना? विद ब्रॉड हिप्स, ऑर्नामेंटेड बॉडी एंड इलैबोरेट हेयर स्टाइल्स। मदर गॉडेस या फर्टिलिटी गॉडेस इनको कहा गया है ना? इन पे भी इंटरप्रिटेशन है, वो हमने देख लिया। हमें मेल फर्टिलिटी सिंबल भी मिले हैं, कुछ सिलिंड्रिकल स्टोन्स मिले हैं, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये लिंग योनि सिंबल हो सकते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है। नेवर राइट हड़प्पन्स वर्शिप्ड शिवलिंगा,
राइट, सम स्कॉलर्स इंटरप्रेट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एज फर्टिलिटी सिंबल्स। हमें एक पशुपति सील भी मिली है। हरप्पन सिविलाइजेशन की ऑलमोस्ट फेमस सील है ये। एक मिडिल में एक फिगर बैठा रहता है, हॉर्न्ड हेडगियर होता है और उस पे योगिक पोस्चर में बैठता है। एनिमल्स जो है आसपास रहते हैं। एलिफेंट, राइनोसोरस, बफेलो और टाइगर, ये 4 एनिमल हैं और नीचे डेयर, एंटेलोप देखने को मिलते हैं। एलिफेंट, राइनो, बफेलो एंड टाइगर। ओके। जॉन मार्शल इस पे क्या कहते हैं? जॉन मार्शल इसको प्रोटो शिवा कहते हैं क्योंकि शिवा को लेटर पशुपति बोला जाता था, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। एंड योगिक पोस्चर में भी शिवा जैसे ही कुछ लगते हैं, तो जॉन मार्शल इसको प्रोटो शिवा कहते हैं। लेकिन मॉडर्न व्यू के हिसाब से बहुत कॉशियसली अप्रोच ली गई है। हो सकता है डाइटी या कोई शामन हो या कोई रिचुअल स्पेशलिस्ट हो, कोई मिथिकल फिगर हो, हम श्योर नहीं है, है ना? ठीक है। ट्री वर्शिप की जाती थी, हमको देखने को मिलता है, स्पेशली पीपल की। ट्री सिंबलाइज करता है लाइफ, फर्टिलिटी और कंटिन्यूटी को। नेचर वर्शिप हरप्पन रिलीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट था। एनिमल वर्शिप देखने को मिलती है। बुल, एलिफेंट, बफेलो, राइनो, इन सबको वर्शिप किया जाता था। मोस्ट कॉमन सील यूनिकॉर्न की देखने को मिलती है। फनी फैक्ट कि रियल यूनिकॉर्न नहीं, मिथिकल एनिमल है यूनिकॉर्न, एग्जिस्ट नहीं करता। ये शायद क्लैन सिंबल, डाइटी, ये सब कुछ दिखाता हूँ। सरपेंट वर्शिप भी देखने को मिलती है। स्नेक मोटिव्स भी मिलते हैं। स्नेक एंशियंट कल्चर में रिप्रेजेंट करता था फर्टिलिटी, रीबर्थ और प्रोटेक्शन को। लेटर हिंदुइज्म में भी नाग वर्शिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट कंटिन्यूटी प्रूव नहीं होती। हमको फायर वर्शिप भी देखने को मिलती है ना? फायर अल्टार्स देखने को मिले हैं कालीबंगा और लोथल में। ये रिचुअल फायर वर्शिप के लिए होता था, है ना? मे बी हो सकता है, या फिर मे बी कोई इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता हो, पता नहीं है, डिबेटेड है। वाटर वर्शिप भी देखने को मिलती है। ग्रेट बाथ जैसा रिचुअल प्यूरिफिकेशन ट्रेडिशन देखने को मिलता है। यहाँ पे एनिमिज़्म एनिमिज़्म भी देखने को मिलता है। मतलब नेचर की हर चीज़ में स्पिरिचुअल पावर है, ट्री हो, स्टोन हो, एनिमल हो, सब। ये प्रिमिटिव रिलीजन की कॉमन फीचर हमको देखने को मिलता है। आइडल वर्शिप तो ऑफ कोर्स टेराकोटा फिगरेंस बहुत मिले हैं, तो इमेज वर्शिप पॉसिबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हड़प्पा में कोई कंफर्म टेम्पल नहीं मिला। ये आर्कियोलॉजी का बिगेस्ट मिस्ट्री है। अगर टेम्पल्स नहीं थे तो वर्शिप कहाँ होती थी? पॉसिबली में बी हाउसेस में, या फिर ओपन स्पेसेस में, या फिर कोई टेम्परेरी श्राइन वगैरह में, किसी सिटीजल कॉम्प्लेक्स में। कोई सर्टिनिटी नहीं है। ठीक है। तो डिड हड़प्पा रिलीजन इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म? ये क्वेश्चन हो सकता है। पॉसिबल कंटिन्यूटीज दिखती हैं, जैसे मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा इंटरप्रिटेशन, ट्री वर्शिप, सर्पेंट वर्शिप, ये सब हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ट्रेडिशन कंटिन्यू हो सकते हैं, हो सकता है, लेकिन कुछ सर्टेनिटी नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पन आर्ट के बारे में। आर्ट मतलब कला, और आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर को हिंदी में वास्तुकला बोलते हैं, है ना? अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने ग्रैंड टेम्पल्स या पिरामिड्स नहीं बनाए, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी, आर्किटेक्चर और फाइन क्राफ्ट्समैनशिप में दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक है। इसलिए हड़प्पन आर्ट को समझने के लिए हमें दो चीज़ें अलग रखनी होंगी। आर्ट को अलग रखना पड़ेगा, जैसे सील, स्कल्पचर्स, टेराकोटा, ब्रॉन्ज स्टैचूज, इन सबको, और आर्किटेक्चर को अलग रखना पड़ेगा। हड़प्पन आर्ट के बारे में बात करते हैं, है ना? हड़प्पन आर्ट के बारे में बात करते हैं। हड़प्पन आर्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डेकोरेशन नहीं था। आर्ट का यूज़ होता है रिलीजन, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, आइडेंटिटी और डेली लाइफ। इसी वजह से हड़प्पन आर्ट प्रैक्टिकल भी थी और एस्थेटिक भी, है ना? क्लासिफिकेशन क्या था? ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, स्टोन स्कल्पचर्स, टेराकोटा आर्ट, पॉटरी, बीड इंडस्ट्री, ये सब देखने को मिलता है हमको। अगर हम सील्स की बात करें, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट है हड़प्पन सील। क्या स्टीयरटाइट यूज़ होता था? एक सॉफ्ट स्टोन होता है स्टीयरटाइट। पहले कार्विंग होती थी, फिर हाई टेम्परेचर पर फायर में बेक किया जाता था। सरफेस हार्ड और स्मूथ हो जाती थी, है ना? इसी वजह से सील हज़ारों साल सर्वाइव कर गए। स्क्वायर शेप देखने को मिलता है, कुछ का रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिलता है, कुछ राउंड सील्स देखने को मिलती हैं, है ना? कंपोनेंट क्या था सील का? स्क्रिप्ट लिखी होती थी, कई बार एनिमल फिगर्स भी देखने को मिलते हैं सील्स पे, है ना? एनिमल फिगर्स भी देखने को मिलते हैं। बैक साइड पर एक प्रोजेक्शन होता था, इसमें थ्रेड डालकर पहन भी सकते थे, तो एमुलेट्स वगैरह भी बन सकते थे। पर्पस क्या हुआ करता होगा? मे बी ट्रेड के पर्पस से। मर्चेंट्स अपने गुड्स को सील करता होगा मे बी, है ना? जैसे आज कंपनी लोगो लगा देती हैं, या फिर ओनरशिप बताता होगा कि ये जो सामान है किस व्यक्ति का है या किस ग्रुप का है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हुआ करता होगा मे बी, है ना? वेरीफाई करने का, या फिर कोई रिलीजियस पर्पस हुआ करता होगा। फेमस एनिमल्स कौन से देखने को मिलते हैं सील्स में? यूनिकॉर्न देखने को मिलता है, व्हिच इज़ अ मिथिकल एनिमल, है ना? यूनिकॉर्न कोई रियल एनिमल नहीं है।
हड़प्पा ने इमेजिनरी एनिमल क्यों बनाया? मे बी कोई क्लैन सिंबल हो, कोई डाइटी हो या कोई मर्चेंट गिल्ड, कुछ भी हो सकता है ना? और उसके अलावा बुल, एलिफेंट, राइनो ये सब देखने को मिलते हैं। लायन, वाइन, हॉर्स ये सब ऑलमोस्ट एब्सेंट है। ठीक है? ये आपके लिए प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। स्क्रिप्ट देखने को मिलती है 5-6 सिंबल्स में स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है। ओके, आगे आते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं ब्रॉन्ज़ आर्ट के बारे में। लॉस्ट वैक्स टेक्नीक यूज़ करते थे, है ना? हड़प्पन्स ब्रॉन्ज़ वर्क जो हड़प्पन्स का जो ब्रॉन्ज़ वर्क है वो वर्ल्ड फेमस है। ब्रॉन्ज़ का मतलब कॉपर और टिन मिला के बनाया जाता था। अब लॉस्ट वैक्स टेक्नीक को समझ लें। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आर्टिस्ट वैक्स से स्टैचू बनाता था, उसके ऊपर क्ले कोट करता था, हीट होती थी तो वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाती थी, इनसाइड जो है कैविटी बन जाती थी। मोल्टन ब्रॉन्ज़ अंदर डाला जाता था और वो जब ठंडा हो जाता था तो वो स्टैचू बन जाती थी। इस मेथड की ख़ास बात है कि हर स्टैचू यूनिक होती थी, मोल्ड ब्रेक हो जाता था, एग्ज़ैक्टली सेम कॉपी पॉसिबल नहीं थी। एग्ज़ाम्पल इसका फ़ेमस वी हैव डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो से मिली है ब्रॉन्ज़, हाइट कुछ 11 सेंटीमीटर आसपास की है, ठीक है? फीचर क्या है? स्टैंडिंग पोस्चर में है, वन हैंड इज़ ऑन हर हिप, दूसरा हैंड रिलैक्स है, बहुत सारी बैंगल्स पहनी हुई है, बाल छोटे-छोटे हैं और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज हमको देखने को मिलती है। इससे पता चलता है ब्रॉन्ज़ टेक्नोलॉजी एडवांस थी, ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज थी, आर्टिस्टिक कॉन्फिडेंस भी था। ठीक है? आगे आते हैं। इसमें हिस्टोरियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ब्रॉन्ज़ गर्ल का? जॉन मार्शल काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए इसे देखकर, है ना? एक्चुअल डांसर थी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन नाम सिर्फ़ ऐसे कन्वेंशनली लिख दिया है। स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं हमको, प्रीस्ट किंग देखने को मिलता है, मेल टॉर्सो देखने को मिलता है फ्रॉम हड़प्पा, है ना? इससे भी पता चलता है कार्विंग के बारे में, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में पता चलता है ना? ओके, नेक्स्ट इज़ टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा आर्ट, टेराकोटा मतलब बेक्ड क्ले। हड़प्पन्स ने थाउज़ेंड्स ऑफ टेराकोटा ऑब्जेक्ट बनाए हैं। मेन, वुमेन, एनिमल, बर्ड्स बहुत सारे बनाए हैं। चिल्ड्रन के लिए टॉयज़, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए कुछ भी बनाना ये सब बनाए गए हैं। नेक्स्ट बीड वर्क भी काफ़ी इनका फ़ेमस है। बीड मेकिंग इंडस्ट्री हमने देखा ना चान्होदारो में काफ़ी फ़ेमस थी, ठीक है? तो कार्नेलियन, अजेट, लैपिस lazuli आपको याद है लैपिस lazuli हम कहाँ से लाते थे? अफ़गानिस्तान वाले एरिया से, है ना? तो ये सब हमको देखने को मिलता है, ठीक है? आगे आते हैं, हड़प्पन आर्किटेक्चर की बात करते हैं हम। हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आर्किटेक्चर का मेन प्रिंसिपल था यूटिलिटी प्लस प्लानिंग। इजिप्ट में मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, हड़प्पा में पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया जाता था। बिल्डिंग मटेरियल क्या बर्न्ड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स ये सब यूज़ होता था, स्टोन ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, है ना? बर्न्ड ब्रिक्स हमने रेशियो देखा था 4:2:1 जो है उसमें यूज़ करते थे, ठीक है? हमको ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, ग्रेट बाथ हमको मोहनजोदारो में देखने को मिलता है, सबसे फ़ेमस बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर अच्छा है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बर्न्ड ब्रिक का यूज़ हुआ है, बिटुमेन का वाटर प्रूफिंग भी यूज़ हुआ है यहाँ पे, स्टेयरकेस भी बनाई गई हैं दोनों साइड से और रूम्स भी बनाए हैं आस-पास में और ड्रेनेज का आउटलेट भी है ना? तो ये काफ़ी देखने को मिलता है। बिटुमेन का क्यों यूज़ किया गया है वाटर प्रूफिंग में? क्योंकि वाटर लीक नहीं होता ये यूज़ करने से, एडवांस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीक हमको देखने को मिलती है ना? ग्रीनरीज़ देखने को मिलती हैं हमको, लार्ज ब्रिक स्ट्रक्चर जिनको ग्रीनरी बोलते हैं, फूड स्टोरेज या किसी टैक्स कलेक्शन या फिर फूड सिक्योरिटी के लिए जो है यूज़ किया जाता होगा। वी ऑल्सो हैव असेंबली हॉल्स, प्रोबेबली पब्लिक गैदरिंग के लिए यूज़ होता हो, ये भी देखने को मिलता है। वी हैड स्टेडियम, डॉकयार्ड्स, डॉकयार्ड हमको लोथल में देखने को मिलता है ना? ये फ़ेवरेट है, इंडिया का ओल्डेस्ट नोन डॉकयार्ड माना जाता है लोथल का डॉकयार्ड, ठीक है? उसके आगे आते हैं वी हैव स्टेडियम, धोलावीरा में हमको स्टेडियम टाइप मिला है कुछ, लार्ज ओपन ग्राउंड है, पॉसिबल में भी सेरेमोनियल गैदरिंग के लिए यूज़ होता हो या किसी स्पोर्ट या मार्केट के लिए। हड़प्पा के हाउसेस देखने को मिलते हैं, है ना? प्राइवेट हाउसेस देखने को मिलते हैं वहाँ पे, जिसमें बाथरूम, वेल, स्टेयरकेसेस ये सब देखने को मिलते हैं, है ना? ये सब चीज़ें हमको उनके आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। प्रॉपर वेल ग्रिड जो है सिस्टम उन हमें देखने को मिलता है। प्राइवेट वेल्स भी हैं, पब्लिक वेल्स भी हैं, बाथरूम्स भी हैं, ये भी देखा हमने, वेंटिलेशन अच्छा खासा होता है, ड्रेनेज काफ़ी अच्छा है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जॉन मार्शल कहते हैं कि ग्रेट बाथ, प्रीस्ट किंग, प्रोटोशिवा ये सब रिलीजियस कंटिन्यूटी को दिखाता है। मॉर्टिमर व्हीलर का क्या ओपिनियन है इस चीज़ में? व्हीलर जो है वो टाउन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी जो है फ़ोकस देते हैं। ग्रेगोरी पोशल जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट बताते हैं हड़प्पा को, कोई एविडेंस नहीं है एम्पायर का।
जोनाथन मार्क कैनोयर ये कहते हैं, ये बोलते हैं कि हरप्पन सिंबल को डायरेक्टली हिंदू गॉड से आइडेंटिफ़ाई नहीं करना चाहिए, है ना? साइंटिफिक कॉशन मेंटेन करना चाहिए हमको। तो ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है? Let's just do some questions. The famous bronze dancing girl statue was discovered from Mohenjo-daro, है ना? तो C is the right answer. Second is the lost wax technique was used by the Harappans mainly for making a bronze sculpture. The third question is fire altars have been reported from Kalibangan, है ना? And Lothal. कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं? Yes. Lothal से मिले हैं? Yes. So A and B, both 1 and 2 are the right answer. Next question is which statement is most accurately regarded the priest king? कौन है priest king? है ना? तो ये है C. It is a conventional name and his identity remains uncertain. ठीक है? वो देखा नहीं मोदी जी जैसे दिखते हैं और उन्होंने वो पहना हुआ है, शॉल पहना हुआ है, दैट इज द प्रीस्ट किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the main feature of Harappa society and religion. To what extent can there be linked with later Indian religion tradition? ठीक है, तो ये आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज critically evaluate the archaeological evidence for reconstructing the society, religion, art and architecture of Harappan civilization. तो ये भी आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो. इफ़ येस देन यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.